हेलो एवरीवन, वीडियो स्टार्ट करने से पहले छोटा सा इंस्ट्रक्शन। एसएससी जेईई के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, उसे देखना ना भूलें। नाउ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स के बारे में। तो देखिए, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में आपको सबसे ज़्यादा करंट ट्रांसफॉर्मर के ऊपर फोकस करना है। पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर से काफ़ी कम क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। देखा जाए तो पूरे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में से ही बहुत कम क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं, और अगर जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके थ्योरेटिकल क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे। यहाँ से भले ही हमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज डिराइव करना होगा, थोड़ा सा डेरिवेशन इसका टफ है, पर फिर भी यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन एक भी देखने को नहीं मिला है। चाहे आप गेट ले लो, ईएससी ले लो या फिर एसएससी जेईई ले लो, यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही आएंगे। पर हाँ, हम जब लेक्चर को पढ़ें, मतलब इस इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर को पढ़ेंगे, तब हम जरूर फॉर्मूला का डेरिवेशन करने के लिए थोड़ा सा लंबा डिटेल डिस्कशन करेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है। राइट, आपका सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट इंपॉर्टेंट है, पर आपका जो फॉर्मूला है वो उसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा डिस्कशन करना पड़ेगा। राइट, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस मेंटेन करना पड़ेगा। वो डिटेल डिस्कशन में थोड़ा सा टफ पड़ सकता है, पर आप अगर आराम से समझेंगे तो आप समझ जाएंगे। राइट, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में। तो बेसिक पॉइंट पहले मैं बताना चाहूंगा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के बारे में, जो कि ये है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर को यूज करके हम हाई वोल्टेज और हाई करंट मेजर करते हैं। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर are used to measure हाई वोल्टेज और हाई करंट। ठीक है, एकदम हाई वोल्टेज और हाई करंट को यूज किया जाता है ट्रांसमिशन लाइन में। राइट, जो एकदम बड़ी बड़ी वोल्टेजेस होती है ना, उनके लिए हाई वोल्टेजेस एंड हाई करंट। ठीक है, राइट, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट आप ये लिख सकते हैं कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का ना पावर कंजप्शन बहुत ही कम होता है। पावर कंजम्पशन लो इसलिए होता है क्योंकि जैसे आपने पीएमएमसी पढ़ा था, तो इसमें जो इन्हांसमेंट करते हैं, जिसके लिए पीएमएमसी में जो हम इन्हांसमेंट कर रहे थे वोल्टेज और करंट का, हाई वोल्टेज और हाई करंट को मेजर करने के लिए इन्हांसमेंट किए थे, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, सीरीज रेसिस्टर और शंट रेसिस्टर का यूज कर रहे थे। तो उस रेसिस्टर के कारण क्या हो रहा था, पावर लॉस हो रहा था, इसलिए पावर कंजम्पशन ज्यादा हो रहा था। पर यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में हम सीरीज रेसिस्टेंस और शंट रेसिस्टेंस को यूज नहीं करते हैं, और इसी कारण से यहाँ पे पावर कंजम्पशन लो होता है। चाहे आप हाई वोल्टेज और हाई करंट किसी को भी मेजर करो, तो भले ही आप हाई वोल्टेज और हाई करंट मेजर कर रहे हो, पर फिर भी यहाँ पे आपका पावर कंजम्पशन लो होगा। ठीक है, तो लो पावर कंजम्पशन लिख देता हूं, क्योंकि यहाँ पे सीरीज और शंट रेसिस्टेंस नहीं है। ठीक है, जैसे हमारा पीएमएमसी में था इनहैंसमेंट में। ठीक है, लो पावर कंजम्पशन। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो। देखो, अब ये जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर है, इस इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट का यूज करके हम एमीटर, वोल्ट मीटर और वॉट मीटर को ऑपरेट करते हैं। तो यहां पे मैं एक थर्ड पॉइंट लिख सकता हूं, आउटपुट voltage and output current of instrument transformers are used to operate ammeter, वोल्ट मीटर एंड वॉट मीटर। ठीक है, तो ये कुछ छोटी सी बातें थी इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के ऊपर। अब मैं क्या करूंगा, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का जो पहला टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लासिफिकेशन है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का, क्या, करंट ट्रांसफॉर्मर, उसके ऊपर बात करूंगा। ठीक है, तो बेसिक आइडिया मैंने आपको दे दिया है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के बारे में। अब मैं बात करने वाला हूं करंट ट्रांसफॉर्मर के बारे में, जो आपका पहला क्लासिफिकेशन है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का। तो आप देखिए, इवेंचुअली ये क्या है, ट्रांसफॉर्मर्स ही है। ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं अभी वो ट्रांसफॉर्मर्स ही हैं। तो आपको इस इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का कॉन्सेप्ट समझने के लिए जरूरी बात यह है कि आप मशीन्स के ट्रांसफॉर्मर के कॉन्सेप्ट से अच्छे से हुबहू
हो। ठीक है, तो अच्छे से आप अगर कॉन्सेप्ट समझे होंगे ट्रांसफॉर्मर्स का तो आपको यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स भी सेम लगेगा, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे हम, थोड़ा बहुत एकदम अलग बात होगा, पर बाकी सारा कॉन्सेप्ट आपका ट्रांसफॉर्मर के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होगा, खास करके इक्विवेलेंट सर्किट का। तो अगर आपको ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट पता है तो आपको इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर भी आराम से समझ में आ जाएगा। राइट, तो देखो ये इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का बात हुआ। अब मैं बात करने वाला हूं करंट ट्रांसफॉर्मर का। तो मैंने फर्स्ट पॉइंट यहां पे ये लिखना है कि करंट ट्रांसफॉर्मर जो है, देखिए करंट ट्रांसफॉर्मर जो है, मैंने क्या बोला था, हाई इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर हाई करंट और हाई वोल्टेज को मेजर करता है। तो जो हाई करंट को मेजर करता है इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर, उसको हम क्या बोलते हैं, करंट ट्रांसफॉर्मर। ठीक है, तो करंट सीटी, इसको सीटी बोलते हैं, सीटी मेजर्स हाई करंट। ठीक है, वेरी हाई करंट मेजर करता है ये सीटी। राइट, तो ये हाई करंट को मेजर करता है। सेकेंड पॉइंट आप यहां पे ये लिख सकते हो, सेकेंड पॉइंट करंट ट्रांसफॉर्मर के बारे में ये लिख सकते हो कि करंट ट्रांसफॉर्मर आर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, तो ये जो सीटी जो है, करंट ट्रांसफॉर्मर जो है, आर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज, आर ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज। तो ये सीरीज में कनेक्टेड होगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप ये लिख सकते हो करंट ट्रांसफॉर्मर के बारे में कि जो करंट ट्रांसफॉर्मर है उसका प्राइमरी टर्न्स 1 होगा, मतलब एकदम कम होता है, प्राइमरी टर्न्स एकदम कम होगा, ज्यादातर 1 रखा जाता है, इसीलिए इसको बार प्राइमरी भी बोलते हैं, क्योंकि सिर्फ सिंगल टर्न है इसके प्राइमरी में, सेकेंडरी टर्न्स ज्यादा होंगे। एक्चुअल में क्या हो रहा है, करंट ट्रांसफॉर्मर आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, जो आपके हाई करंट को स्टेप डाउन कर रहा है लो करंट पे। इसीलिए हम क्या करते हैं, प्राइमरी साइड के टर्न्स को कम रखते हैं और सेकेंडरी साइड के टर्न्स को ज्यादा रखते हैं। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या लिख रहा हूं, प्राइमरी टर्न्स ऑफ सीटी आर वेरी लो, स्पेशली 1, जनरली 1 लिख देता हूं, जनरली 1 ही रखा जाता है प्राइमरी टर्न्स को, जनरली 1, एंड सो आर कॉल्ड एज बार प्राइमरी। और एक प्राइमरी टर्न के कारण इसको क्या बोलते हैं, बार प्राइमरी भी बोलते हैं। और प्राइमरी टर्न्स ऑफ सीटी आर वेरी लो, क्यों लो रखा जाता है, क्योंकि यहां पे स्टेप डाउन कर रहे हैं हम करंट को, इसलिए लो रखा जाता है। दूसरा रीजन यहां पे ये है कि इससे हम एरर्स को भी कम कर पाते हैं। जब हम ये ट्रांसफॉर्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर को कंप्लीट करेंगे ना, तो लास्ट में हम इसके एरर्स को मिनिमाइज करने के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, तो वहां पे आपको मैं अच्छे से बताऊंगा कि क्यों हम प्राइमरी टर्न्स को मिनिमाइज करके हम एरर्स को भी मिनिमाइज कर पाते हैं। तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि प्राइमरी टर्न्स को हम कम इसलिए रखते हैं, एक तो स्टेप डाउन के लिए, दूसरा एरर भी कम हो। और यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे ये है कि सेकेंडरी टर्न्स ज्यादा होते हैं, सेकेंडरी टर्न्स आर मोर। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट हो गया करंट ट्रांसफॉर्मर का। अगर मुझे यहां पे करंट ट्रांसफॉर्मर का सर्किट बनाना हो तो मैं सर्किट कैसे बनाऊंगा, देखो ये आपका हो गया सप्लाई वोल्टेज, सपोज करो सप्लाई वोल्टेज हो गया, ये आपका क्या हो गया, लोड हो गया, ये आपका हो गया प्राइमरी करंट। ठीक है, प्राइमरी करंट जो फ्लो हो रहा है, ये देखो ये आपका लोड हो गया, और इस लोड के सीरीज में क्या है, देखो सीरीज में कनेक्ट कर रहा हूं मैं, सीरीज में आपका करंट ट्रांसफॉर्मर यूज होने वाला है यहां पे। और ये आपका एमीटर हो गया लोड के साइड में। ठीक है, तो मैंने आपको बोला था ना कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का यूज करके जो उसका आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज होता है वो एमीटर, वोल्टमीटर और वॉटमीटर को ऑपरेट करने के लिए यूज किया जाता है। तो इसलिए देखो यहाँ पे आउटपुट में क्या है, सेकेंडरी करंट ट्रांसफॉर्मर के यहाँ पे एक एमीटर कनेक्टेड है। तो यहाँ पे अगर मैं नेमिंग करूं तो ये आपका प्राइमरी करंट हो गया, ये लोड हो गया, ये सप्लाई वोल्टेज हो गया, और ये जो करंट ट्रांसफॉर्मर है सीटी वो आपका किसमें है, सीरीज में है। देखो ध्यान से देखो, सीरीज में बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर
जो ये प्राइमरी करंट है वो क्या है, किसके कारण फ्लो हो रहा है, लोड के कारण फ्लो हो रहा है। तो आप यहां पे कंफ्यूज नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि ये करंट ट्रांसफार्मर का लोड क्या है, सेकेंडरी साइड का लोड, ये देखो ये आपका N1 टर्न हो गया प्राइमरी टर्न, ये N2 टर्न, ठीक है, ये आपका प्राइमरी साइड हो गया करंट ट्रांसफार्मर का, ये प्राइमरी साइड हो गया, ये सेकेंडरी साइड हो गया, सेकेंडरी साइड है ये। तो यहाँ पे देखो N1 टर्न से प्राइमरी में एक ही सिंगल टर्न बनाया हूं, यहाँ पे N2 टर्न्स बनाया हूं। और ध्यान देने वाली बात ये है कि इसका टोरॉइडल कोर है। टोरॉइडल कोर किस लिए है, क्योंकि इसके लिए भी हम इसके टोरॉइडल कोर यूज करने से हम एरर्स कम कर पाते हैं, एयर गैप को कम करके। ये कॉन्सेप्ट भी आप लास्ट में देखोगे जब हम एरर्स को कम करते रहेंगे तो। पर आप ध्यान दीजिए सीरीज में कनेक्ट हो रहा है, यहाँ पे टोरॉइडल कोर है, N1 टर्न से प्राइमरी में, N2 टर्न से सेकेंडरी में, और ये आपका क्या करंट है, I2, I सेकेंडरी लिख देता हूं मैं, ये सेकेंडरी करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर का। यहाँ पे लोड क्या है, एमीटर है, एमीटर है, या फिर रिले यूज कर सकते हो आप, ठीक है, एमीटर और रिले। और देखो वहां पे क्या है, लोड है। अब कई बार लोग क्या गलती करते हैं, इस एमीटर और रिले को हम क्या बोलते हैं, एक और चीज बर्डन बोलते हैं। तो यहां पे इसको आप लिख सकते हो, बर्डन भी लिख सकते हो इस कॉन्सेप्ट, ठीक है। बर्डन एक्चुअल में है क्या, बर्डन है आपका करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में जो लोड को कनेक्ट कर रहे हैं हम, उसको हम बर्डन बोलते हैं, ठीक है। करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में जो लोड कनेक्टेड है, जैसे कि एमीटर और रिले, जिसके जो करंट ट्रांसफार्मर का आउटपुट करंट है उसको हम एमीटर और रिले को देते हैं ऑपरेटिंग करने के लिए। तो वही जो आपका लोड की तरह काम कर रहा है एमीटर और रिले, उसको हम क्या बोलते हैं, बर्डन बोलते हैं। अब गलती क्या होता है लोगों से कि ये जो सेकेंडरी करंट फ्लो हो रहा है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, वो प्राइमरी करंट के ऊपर डिपेंड करता है, प्राइमरी करंट के ऊपर डिपेंड करता है। प्राइमरी करंट किसके ऊपर डिपेंड करता है, लोड के ऊपर डिपेंड करता है। क्यों, क्योंकि करंट ट्रांसफार्मर आपका किसके ऊपर सीरीज में कनेक्टेड है, तो लोड जैसा रहेगा वैसे ही आपका प्राइमरी करंट फ्लो होगा। प्राइमरी करंट जैसा फ्लो होगा वैसे ही आपका क्या होगा, करंट प्राइमरी करंट फ्लो होगा। प्राइमरी करंट आपका स्टेप डाउन होगा, सेकेंडरी करंट में स्टेप डाउन होने के बाद जो लो वैल्यू ऑफ करंट है उसको आपका एमीटर मेजर कर पाएगा। तो समझ में आया। आप ये मत समझिएगा कि भाई यहाँ पे एमीटर करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें सेकेंडरी करंट फ्लो हो रहा है, उसके हिसाब से प्राइमरी करंट फ्लो हो रहा होगा और वही लोड करंट फ्लो हो रहा है, नहीं। ये आपका जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है ये आपके ट्रांसमिशन लाइन बड़े बड़े सिस्टम्स में यूज किया जाता है। तो वहां पे जो आपका लोड है उसके हिसाब से ट्रांसमिशन लाइन में करंट फ्लो होगा। हम क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर को ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज में रख देते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर क्या करता है, वो हाई करंट्स को स्टेप डाउन करता है, लो करंट्स में स्टेप डाउन करने के बाद उसको एमीटर और रिले को प्रोवाइड करता है ताकि हम मेजर कर पाए उस करंट को, ठीक है। तो ये आपका डायग्राम हो गया करंट ट्रांसफार्मर का, ये कुछ पॉइंट्स हो गया। अब यहाँ पे दो तीन चीजें आपको याद रखनी है करंट ट्रांसफार्मर में। पहला है बर्डन। बर्डन का यहाँ पे मैं क्वेश्चंस काफी बार देखा गया एसएससी जेईई में, तो इसको मैं लिखता हूँ करंट ट्रांसफार्मर के बारे में। ये 3 पॉइंट तो आपने लिख लिया होगा करंट ट्रांसफार्मर के बारे में, ठीक है, कि उसका देखा आपने सेकेंडरी टर्न ज्यादा होता है, प्राइमरी टर्न कम होता है। सेकेंडरी टर्न ज्यादा होता है और प्राइमरी टर्न कम इसलिए होता है ताकि आपका एरर कम हो, और टोरॉइडल कोर यूज किया जाता है ताकि आपका एयर गैप कम हो और उसके कारण भी एरर कम हो। खैर ये सब बात हम लास्ट में फिर से डिस्कस करेंगे जब हम एरर को कम मिनिमाइज करते रहेंगे। अभी हम बात करने वाले हैं बर्डन के ऊपर, ठीक है। बर्डन से क्वेश्चन आपको कई बार देखने गया है, पूछा गया है कि बर्डन एक्चुअल में है क्या। तो बर्डन एक्चुअल में आप लिख सकते हो सेकेंडरी वीए रेटिंग, सेकेंडरी वीए रेटिंग। अब इस चीज को मैं समझाता हूं क्या है सेकेंडरी रेटिंग। लोड कनेक्टेड ऑन द सेकेंडरी साइड ऑफ सीटी इज नोन एज बर्डन, ठीक है। तो जो सेकेंडरी साइड में जो आपका लोड कनेक्टेड है उसको हम क्या बोलते हैं, बर्डन बोलते हैं। एग्जांपल एमीटर और रिले ले सकते हो आप, एमीटर और रिले का एग्जांपल ले सकते हो जो बर्डन की तरह यूज किया जा रहा है। नेक्स्ट चीज आप देख सकते हो कि इसका यूनिट जो होता है वो क्या है, वोल्ट एम्पियर होता है, राइट। तो ये यूनिट से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बर्डन का यूनिट क्या है, तो बर्डन का यूनिट क्या है, वोल्ट एम्पियर। इसलिए मैंने क्या बोला, सेकेंडरी वीए रेटिंग को भी बर्डन बोलते हैं शॉर्ट में।
ठीक है, तो लोड जो कनेक्ट हो रहा है सेकेंडरी में उसको हम क्या बोल रहे हैं, बर्डन बोल रहे हैं, और कुछ नया नहीं है। अब देखो दूसरा पॉइंट जो इसमें इंपॉर्टेंट है करंट ट्रांसफार्मर में, वो क्या है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे देखो, जैसा कि मैंने बोला कि ये जो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर है कि आपके पावर सिस्टम्स में यूज किया जाता है बहुत ही हाई करंट और हाई वोल्टेजेस को मेजर करने के लिए। अब यहां पे जो हाई करंट फ्लो हो रहा है प्राइमरी में, ट्रांसमिशन लाइन में हाई करंट फ्लो हो रहा है, उसके कारण क्या होगा, करंट ट्रांसफार्मर के प्राइमरी में हाई करंट फ्लो होने के कारण हाई फ्लक्स भी प्रोड्यूस होगा, एकदम हाई फ्लक्स प्रोड्यूस होगा। अब अगर मान लो कि ये जो सेकेंडरी साइड है करंट ट्रांसफार्मर का, उसको मैं ओपन सर्किट कर दूं मतलब कि कोई लोड यहां पे प्रोवाइड नहीं करूं, यहां पे कोई भी लोड नहीं प्रोवाइड करूं, तो होगा क्या, होगा ये कि इस हाई प्राइमरी करंट के कारण जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ करंट ट्रांसफार्मर में, वो लिंक करेगा सेकेंडरी टर्न्स में, है ना। प्राइमरी टर्न्स में जो फ्लक्स प्रोड्यूस हुआ प्राइमरी करंट के कारण, वो लिंक करेगा सेकेंडरी टर्न्स में। तो जब सेकेंडरी टर्न्स में जब वो लिंक करेगा हाई फ्लक्स, तो उस हाई फ्लक्स के कारण एकदम ज्यादा हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होगा इन सेकेंडरी टर्न्स में। अब हाई वोल्टेज प्रोड्यूस होने के कारण क्या होगा, अगर यहां पे कोई भी लोड कनेक्टेड नहीं है तो उसके कारण क्या होगा, कोई करंट फ्लो नहीं होगा सेकेंडरी टर्न्स में करंट भी फ्लो नहीं होगा, और हाई वोल्टेज है यहां पे टर्न्स में, ठीक है, हाई वोल्टेज है हमारा सेकेंडरी टर्न्स में, और जीरो करंट फ्लो हो रहा है सेकेंडरी में। तो क्या होगा कि जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है अपोजिशन फ्लक्स सेकेंडरी में, वो जीरो हो जाएगा, मतलब कि प्राइमरी फ्लक्स को अपोज करने वाला कोई भी फ्लक्स नहीं होगा सेकेंडरी में, क्योंकि करंट ही जीरो है, लोड ही नहीं है, यहां पे लोड ही नहीं कनेक्ट करोगे तो करंट फ्लो नहीं होगा, सर्किट ओपन सर्किट है, तो करंट फ्लो नहीं हो रहा है, फ्लक्स प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, मतलब कि क्या, ओपोजिशन फ्लक्स नहीं है प्राइमरी फ्लक्स को अपोज करने के लिए। तो जो हाई वोल्टेज डेवलप हुआ है सेकेंडरी टर्न्स में, वो क्या होगा, एकदम ज्यादा क्या होगा, डेंजरस होगा यहां पे किसी भी इंसान के लिए जो काम कर रहा है उसके लिए, ठीक है। तो जो भी यहां पे हाई वोल्टेज डेवलप हो रहा है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगा, जो भी इंसान उसके काम कर रहा है वो डायरेक्टली प्रेजेंस में रहेगा हाई वोल्टेज के। तो ये काफी ज्यादा डेंजरस होता है, इसलिए हमेशा ध्यान रखा जाता है कि जब भी आप करंट ट्रांसफार्मर को एनर्जाइज या एक्साइट करो तो कभी भी उसके सेकेंडरी टर्मिनल्स को ओपन सर्किट नहीं रखना है हमें। क्यों नहीं रखना है, क्योंकि अगर ओपन सर्किट रहा तो उसमें एकदम ज्यादा वोल्टेज डेवलप होगा, और ओपोजिशन फ्लक्स नहीं होने के कारण वो जो वोल्टेज डेवलप हुआ है वो काफी ज्यादा डेंजरस हो जाता है किसी भी इंसान जो वहां पे काम कर रहा है उसके लिए। इसको सिंपल वे में आप ऐसे भी समझ सकते हो, करंट ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर में होता क्या है भाई, ये होता है कि अगर यहां पे ज्यादा करंट है, यहां पे स्टेप डाउन हो रहा है, करंट का स्टेप डाउन हो रहा है ना, करंट को स्टेप डाउन कर रहे हैं, मतलब कि क्या, वोल्टेज स्टेप अप हो रहा है, करंट स्टेप डाउन हो रहा है, हाई करंट से लो करंट हो गया, लो वोल्टेज से हाई वोल्टेज हो गया, ठीक है। तो हाई वोल्टेज यहां सेकेंडरी में आ गया, अब सेकेंडरी को इंसुलेशन का प्रॉब्लम होगा, अगर हाई वोल्टेज आपका ओपन सर्किट में रहा तो इंसुलेशन डैमेज हो जाएगा, पर्सन के लिए भी डेंजरस होगा, इसीलिए आपका कभी भी सेकेंडरी ओपन सर्किटेड नहीं होना चाहिए। ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप इसको दोनों तरीके से याद रखेंगे कि एक तो ये कि आपका सिंपल सा ट्रांसफार्मर है भाई, तो यहाँ पे अगर आप ओपन सर्किट छोड़ दोगे तो सेकेंडरी में वोल्टेज ज्यादा डेवलप हो रहा है तो वो काफी डेंजरस है। दूसरा चीज ये कि जो आपका ओपोजिशन फ्लक्स नहीं रहेगा अगर आप ओपन सर्किट छोड़ दिए तो, ठीक है। तो नेवर लीव CT सेकेंडरी ओपन सर्किटेड वंस एक्साइटेड, ठीक है, बिकॉज वेरी हाई वोल्टेज इज डेवलप्ड in CT secondary which is very dangerous, राइट, ये हो गया।
अब नेक्स्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं करंट ट्रांसफार्मर के बारे में। जनरली आपका जो सीटी का सेकेंडरी करंट होता है ना, वो 1 से 5 एम्पियर के बीच में रहता है। तो जनरली सीटी सेकेंडरी करंट इज इक्वल टू 1 एम्पियर टू 5 एम्पियर। ठीक है, 1 से 5 एम्पियर के बीच में रहता है। एकदम कम एम्पियर करंट फ्लो होता है सेकेंडरी में, प्राइमरी में हाई करंट फ्लो होता है, सेकेंडरी में कम लो करंट फ्लो होता है 1 एम्पियर से 5 एम्पियर के बीच में। अब देखिए रेटिंग की बात की जाए अगर सेकेंडरी करंट ट्रांसफार्मर की, तो करंट ट्रांसफार्मर का रेटिंग कुछ इस प्रकार से रहता है। मतलब कभी कभार आपको देखने को मिलेगा 200:1 एम्पियर, 200:1 है। ठीक है, 200:1। इसका मतलब क्या होता है कि आपका प्राइमरी करंट कितना है, ये आपका प्राइमरी करंट बताते रहता है। अगर आप कभी भी देखोगे कि 200:1 सीटी लिखा हुआ है या 500:1 सीटी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये आपका 200 एम्पियर का प्राइमरी करंट है और 1 एम्पियर का सेकेंडरी करंट है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि 500 और 5 एम्पियर लिखा होगा, तो उसमें भी आप समझ जाओगे कि ये रेटिंग है आपका करंट ट्रांसफार्मर का, और सामने वाला आपका प्राइमरी करंट है और सेकेंड वाला सेकेंडरी करंट है। तो ये आपका क्या हो गया, रेटिंग हो गया। ये रेटिंग हो गया सीटी का। और अब कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो के बारे में बात करना है मुझे। ठीक है, उसके बाद हम चलेंगे इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर। और इक्विवेलेंट सर्किट से पहले मैं आपको फिर से रिमाइंड कर रहा हूं कि अगर आप ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट नहीं जानते हैं तो आपको फिर इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का इक्विवेलेंट सर्किट समझने में दिक्कत होगा। तो आप एक बार मशीन्स के ट्रांसफार्मर का वीडियो देख लीजिए जिसमें आपको इक्विवेलेंट सर्किट बना के दिखाया गया है और उसका फेजर डायग्राम कैसे बनाया गया वो भी आप समझ लीजिए। राइट, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ रेशियो के बारे में। तो पहला रेशियो आपका होगा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, इसको आप क्या बोलते हो, एक्चुअल रेशियो भी बोलते हो। एक्चुअल रेशियो क्यों बोलते हो एक्चुअल रेशियो, क्योंकि ये आपका आर से डिनोट किया जाता है और ये आपका प्राइमरी करंट के फेजर का मैग्नीट्यूड और सेकेंडरी करंट के फेजर का मैग्नीट्यूड का रेशियो होता है। तो यहां पे मैं फिर से लिखता हूं, प्राइमरी करंट के फेजर का मैग्नीट्यूड और सेकेंडरी करंट के फेजर का मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किसके इक्वल है, मैग्नीट्यूड्स के इक्वल है। रेशियो ऑफ मैग्नीट्यूड के इक्वल है प्राइमरी मैग्नीट्यूड के और सेकेंडरी करंट के मैग्नीट्यूड के फेजर का। राइट, अब नेक्स्ट पॉइंट ये कि ये आपका एक्चुअल रेशियो है। मतलब कि क्या, यहां पे जो प्राइमरी करंट यूज हो रहा है और यहां पे जो सेकेंडरी करंट यूज हो रहा है वो आपका एक्चुअल करंट प्राइमरी करंट और एक्चुअल सेकेंडरी करंट यूज होगा। एक्चुअल क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि दो टाइप के करंट होंगे। एक तो आपका रेटेड करंट होगा, जैसे मैंने आपको दिखाया प्राइमरी करंट और सेकेंडरी करंट, वो तो भाई आपका रेटेड करंट है। पर एक्चुअली सर्किट में कितना फ्लो हो रहा है वो आपका जो करंट फ्लो हो रहा होगा उनका रेशियो क्या दिखाएगा, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बताएगा। ठीक है, तो उनका रेशियो आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बताएगा। सेकंड, ठीक है। अब आप बात कर सकते हो आपका नॉमिनल रेशियो के बारे में। ठीक है, नॉमिनल रेशियो को क्या बोलते हैं, के से डिनोट करते हैं हम, उसको बोलते हैं रेटेड प्राइमरी करंट अपॉन रेटेड सेकेंडरी करंट। रेटेड प्राइमरी करंट और रेटेड सेकेंडरी करंट के रेशियो को क्या बोलते हैं, नॉमिनल रेशियो बोलते हैं। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो आपका एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्राइमरी और एक्चुअल वैल्यू ऑफ सेकेंडरी के फेजर के मैग्नीट्यूड का रेशियो है जो आर से डिनोट कर रहा है। नॉमिनल रेशियो क्या है, रेटेड प्राइमरी करंट और रेटेड सेकेंडरी करंट के रेशियो है। ठीक है, लास्ट में हम देखेंगे एक और जो है आपका टर्न्स रेशियो। टर्न्स रेशियो आपका स्मॉल एन से डिनोट किया जाता है और वो आपका होता है N2/N1। ठीक है, सेकेंडरी टर्न्स अपॉन प्राइमरी टर्न्स। एक्चुअल में क्या होता है कि जो आपका हायर टर्न्स होता है ना वो आपका न्यूमरेटर में आता है और लोअर टर्न्स आपका डिनोमिनेटर में आता है। ठीक है, लोअर टर्न्स आपका डिनोमिनेटर में आता है क्योंकि
करंट ट्रांसफॉर्मर में हायर टर्न्स किसके होते हैं, सेकेंडरी के हायर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, इसलिए N2 अपॉन N1, क्योंकि N1 लोअर टर्न्स होता है। वहीं अगर हम पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर देखेंगे तो आपका क्या आएगा, N1 अपॉन N2 आएगा। क्यों, क्योंकि उसमें प्राइमरी में ज्यादा टर्न्स होते हैं, सेकेंडरी में कम टर्न्स होते हैं। तो ये तीन रेशियो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, नॉमिनल रेशियो और टर्न्स रेशियो। ये आपको पता रहेगा, तब हम आगे के जो फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं और जो आपका जो इक्विवेलेंट सर्किट बनाऊंगा उसमें जो ये टर्म्स यूज करूंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट था आपका करंट ट्रांसफॉर्मर का। अब मैं चलूंगा इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर में, राइट। तो इक्विवेलेंट सर्किट जो होगा करंट ट्रांसफॉर्मर का, वो जस्ट लाइक आपका ट्रांसफॉर्मर की तरह होगा। तो मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आपको ट्रांसफॉर्मर का इक्विवेलेंट सर्किट अच्छे से आता है, ठीक है, तो आप करंट ट्रांसफॉर्मर का भी इक्विवेलेंट सर्किट आराम से समझ जाओगे। ठीक है, कुछ ज्यादा नया चीज नहीं है उसमें, और उसी से फिर हम फेजर डायग्राम बना लेंगे आराम से। ठीक है, तो आपको ट्रांसफॉर्मर्स का इक्विवेलेंट सर्किट और फेजर डायग्राम बनाना आना चाहिए, राइट। तो देखो, अब देखो एक और चीज मैं बोल देता हूं कि जो डेरिवेशन करने वाले हम वो थोड़ा सा लेंदी होगा, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, पर ना अभी नोट्स वोट्स को साइड रख के आराम से वीडियो को देखो और समझो। कॉन्सेप्ट एक बार समझ जाओगे, फॉर्मूला डिराइव जब हो जाएगा तो फॉर्मूला याद हो जाएगा आपको। जिस तरीके से डेरिवेशन होगा ना, उसी से आपको याद हो जाएगा फॉर्मूला। और एसएससी, जेईई या गेट में या कोई भी ईएससी एग्जाम में इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के न्यूमेरिकल बहुत ही कम आते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल ना के बराबर आएंगे। जो भी आएगा क्वेश्चन वो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। तो अगर न्यूमेरिकल आता भी है तो एकदम इजी फॉर्मूला में आएगा। तो वो इस इजी फॉर्मूला के लिए भी रेडी रहने के लिए आपको क्या करना है, पूरा स्किप नहीं कर देना है कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर से क्वेश्चन ही नहीं आते तो चलो स्किप कर देता हूँ। नहीं, थोड़ा सा देख लेते हैं पेशेंस से, समझ में आएगा फॉर्मूला, अपने आप कुछ ना कुछ तो क्वेश्चन बन ही जाएगा, राइट। तो यहां पे मैं इक्विवेलेंट सर्किट बना रहा हूं, इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ सीटी। ठीक है, तो अब देखिए ये इक्विवेलेंट सर्किट कैसे होगा। यहां पे सबसे पहले हमारा क्या आएगा, प्राइमरी का टर्मिनल वोल्टेज, ठीक है, फिर प्राइमरी का रेजिस्टेंस आरपी, जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्मर बोल रहा हूं मैं, फिर प्राइमरी का रिएक्टेंस, ठीक है, प्राइमरी का रिएक्टेंस हो गया। फिर अब क्या आता है आपका शंट ब्रांच पैरामीटर आता है ना, जैसे ट्रांसफॉर्मर में आता है। तो शंट ब्रांच पैरामीटर में क्या होता है, एक रेजिस्टेंस होता है और दूसरा क्या होता है, इंडक्टर होता है, राइट। ठीक है, ये हो गया। और क्या होगा इधर फिर आपका ट्रांसफॉर्मर रहेगा। ठीक है, तो हम क्या बना रहे हैं, सीटी बना रहे हैं। तो सीटी का प्राइमरी कितना होता है, सिंगल टर्न होता है या तो बहुत ही कम टर्न होते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं एकदम कम टर्न्स दिखा रहा हूं। अब यहां पे सेकेंडरी साइड बना देता हूं ट्रांसफॉर्मर का। यहां पे आपका फिर से सीटी का रेजिस्टेंस, सेकेंडरी रेजिस्टेंस, फिर सीटी का इंडक्टेंस, और फिर यहां पे लोड क्या होगा, सीटी का लोड जो होता है उसको क्या बोलते हैं, बर्डन बोलते हैं। उसका यूनिट क्या होता है, वीए रेटिंग यूनिट होता है। तो सीटी का लोड क्या बनता है आपका, सीटी का लोड होता है एमीटर और रिले आपके लोड होते हैं। सीटी के प्राइमरी के में जो करंट फ्लो होगा वो कौन डिसाइड करेगा, जो आपका ट्रांसमिशन लाइन का लोड है वो। ठीक है, और सीटी का करंट ट्रांसफॉर्मर का लोड क्या होता है, छोटे छोटे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एमीटर और रिले, राइट। तो कंफ्यूज नहीं होना है दोनों में। ठीक है, तो यहां पे आपका लोड हो गया, और ये लोड किसका रहेगा, एमीटर, उसका रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये RL XL, राइट, और ये आपका हो गया, इसी को क्या बोलते हैं हम, बर्डन बोलते हैं, बर्डन। और एग्जांपल में क्या होता है, ये एमीटर होता है, एमीटर और रिले। और ये उसका क्या है, एमीटर का लोड रेजिस्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, फिर सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस, सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस। ठीक है, इतना क्लियर। अब देखो सेकेंडरी में अगर करंट IS फ्लो हो रहा है, IS क्या है, सेकेंडरी करंट ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर है, सेकेंडरी करंट ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर है। ये आपका सेकेंडरी का रेजिस्टेंस, सेकेंडरी का रिएक्टेंस, लोड रेजिस्टेंस, लोड इंडक्टिव रिएक्टेंस और सेकेंडरी करंट। ठीक है, अब अगर मान लो ट्रांसफॉर्मर का टर्न्स रेशियो आपका देखो, प्राइमरी में कितने टर्न्स है, सिंगल टर्न है, और सेकेंडरी में कितने टर्न्स होंगे आपके, सेकेंडरी में टर्न्स आप ले लो N।
ठीक है, तो यहां पे टर्न्स कितने हो गए, प्राइमरी में 1 और सेकेंडरी में n। अब देखो, अगर आपका सेकेंडरी साइड में IS करंट फ्लो हो रहा है तो प्राइमरी में कितना करंट फ्लो होगा भाई, सेकेंडरी में अगर IS है 1:n इज इक्वल टू, आपको पता है ट्रांसफॉर्मर से है ना, कितना होगा ये आपका IS अपॉन ये करंट का नाम देखते हैं, तो ये I करंट कितना होगा, ये इक्वल टू होगा आपका NIS। ठीक है, तो I कितना होगा, ये IP डैश कर देता हूं इसको, IP डैश इज इक्वल टू NIS। राइट, तो सिंपल था, आपको पता है रेशियो 1:n इज इक्वल टू IS अपॉन IP डैश, तो ये IP डैश किसके इक्वल हुआ, NIS के इक्वल हो गया। ठीक है, तो अगर सेकेंडरी करंट आपका IS है तो प्राइमरी में कितना फ्लो हो रहा होगा, NIS। अब अगर आपका यहां पे वोल्टेज कितना है, ES, ये आपका क्या है, सेकेंडरी EMF, ये आपका प्राइमरी EMF। ठीक है, और क्या चीज देखना है हमको, अब यहां पे क्या है, IS यहां पे, तो यहां पे NIS हो गया, ये क्या होगा, एक्साइटिंग करंट होगा। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर में आप पढ़ चुके हो एक्साइटिंग करंट, राइट, तो I0 क्या है, I0 है आपका एक्साइटिंग करंट। ठीक है, एक्साइटिंग करंट आपका हो गया। अब यहां पे कौन सा करंट फ्लो होता है भाई हमारा, यहां पे आपका कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ एक्साइटिंग करंट, या तो फिर क्या बोल सकते हो आप, इसको IC बोल सकते हो, या तो फिर IW से डिनोट करते हो, है ना, तो IC या IW कोई सा भी यूज कर सकते हो। और ये क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट होता है आपका किसका, एक्साइटिंग करंट का, तो ये क्या हो गया, I म्यू से डिनोट करते हो, या तो फिर किससे करते हो, IM से। ठीक है, और ये क्या है आपका RC, और ये आपका X। ठीक है, RC और ये X, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, IC क्या है, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ एक्साइटिंग करंट, और IM क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ एक्साइटिंग करंट। राइट, ये तो आपको IC और IM पता चल गया, उसको आप क्या कर सकते हो, I म्यू से भी बोलते हैं, I म्यू डिनोट करो या IW करो, एक ही मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं दोनों नोटेशन लिख दिया हूं, क्योंकि कई लोग को IW पता होता है, IC पता होता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, एक ही नोटेशन है उन लोगों का। राइट, एक्चुअल में हम लोग क्या है, कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ एक्साइटिंग करंट, और क्या है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ एक्साइटिंग करंट। ये RC है, कोर लॉस रेजिस्टेंस, और ये क्या है आपका रिएक्टेंस। नाउ अब यहां पे एक्साइटिंग करंट फ्लो हो रहा है, यहां पे NIS फ्लो हो रहा है, तो इन दोनों के मिश्रण से क्या बनेगा भाई हमारा, दोनों के फेजर एडिशन या वेक्टर एडिशन से बनेगा प्राइमरी करंट। ठीक है, दोनों के फेजर एडिशन या वेक्टर एडिशन से बनेगा हम लोग का प्राइमरी करंट। तो ये आपको क्या हो गया, पूरा सर्किट डायग्राम हो गया, इक्विवेलेंट सर्किट हो गया किसका, करंट ट्रांसफॉर्मर का। बर्डन का इंडक्टिव रिएक्टेंस लिख दिया मैं, रेजिस्टेंस लिख दिया, सेकेंडरी साइड का रेजिस्टेंस रिएक्टेंस लिख दिया, सेकेंडरी करंट लिख दिया, टर्न्स रेशियो लिख दिया, EMF, NIS इधर फ्लो हो रहा है, एक्साइटिंग करंट इधर फ्लो हो रहा है, और इधर आपका फिर कोर लॉस कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट, प्राइमरी करंट, और ये आपका प्राइमरी साइड का इंपीडेंस। नाउ और क्या क्या चीज हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि अगर कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ एक्साइटिंग करंट है ये IC, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो कैसे पता लगाएंगे, आपको अच्छे से पता है कि ये जो EMF होता है प्राइमरी साइड का EMF, वो कैसे निकालते हैं हम, EP इज इक्वल टू N/dt। ये आपको पता है, ठीक है, बहुत अच्छे से पता है ना। तो अगर आपका फ्लक्स साइन ओमेगा टी है, अगर आपका फ्लक्स फाई इज इक्वल टू फाई एम साइन ओमेगा टी है, तो आपका ईपी क्या होगा भाई, ईपी आपका कुछ कॉस के टर्म का होगा, है ना, ईपी आपका समथिंग मैग्नीट्यूड और ये कॉस ओमेगा टी होगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। तो अगर आपका ईपी कॉस ओमेगा टी का है, तो इसका मतलब क्या बोल सकते हैं हम कि आपका जो प्राइमरी ईएमएफ है वो लीड कर रहा है फ्लक्स से, ठीक है, प्राइमरी ईएमएफ लीड कर रहा है फ्लक्स से 90 डिग्री, है ना। 90 डिग्री क्यों लीड कर रहा है, डिफरेंशिएशन के कारण, है ना। ये तो चीज आपको ट्रांसफॉर्मर से पता है। अब मेन मुद्दा ये है कि सपोज करो आपका एक्साइटिंग करंट I0 वो आपका फ्लक्स से
अल्फा डिग्री लीड कर रहा है। अल्फा डिग्री कैसे लीड करेगा, देखो समझो। अगर आपका ये ईपी है, ये फ्लक्स है, ईपी क्या है भाई, ये है शंट ब्रांच पैरामीटर्स के अक्रॉस, शंट ब्रांच पैरामीटर्स के अक्रॉस वोल्टेज। तो आईसी किसके इक्वल होगा, आईसी आपका इक्वल होगा, सिंपल सा है, ईपी अपॉन आरपी, आरसी है ना। तो क्या है, ये रेसिस्टिव सर्किट है। रेसिस्टिव मतलब कि क्या, ये आईसी आपका इन फेज होगा ईपी के, इन फेज होगा ईपी के। तो ये होगा आईसी, इधर फ्लो हो रहा है 90 डिग्री, तो इसका मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ये आईसी हो गया आपका, और ईपी अपॉन एक्स करोगे तो ये आपका क्या मिलेगा, आई मैग्नेटाइजिंग करंट, जो कि है आपका ईपी अपॉन एक्स, ठीक है। वो किसके इक्वल होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट के इक्वल होगा, यहां पे आई म्यू के। और इन दोनों का फेजर एडिशन से हमको क्या मिलेगा, आई नॉट मिलेगा। और ये आई नॉट कितना एंगल बना रहा है, फ्लक्स से अल्फा डिग्री फ्लक्स बना रहा है। तो वहां से उस फेजर डायग्राम से मुझे क्या पता चल रहा है कि जो आपका कोर लॉस कंपोनेंट आईसी है, आईसी जो है वो किसके इक्वल है, आईसी इज नथिंग बट इक्वल टू आई नॉट साइन अल्फा, और आई म्यू जो है वो आप किसके इक्वल है, आई नॉट कॉस अल्फा, है ना, इसलिए, राइट। तो यहां पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया हम लोग के पास, एक तो ये चीज, ठीक है, और ये आपका दूसरा, ठीक है। तो आपको क्या पता चल गया कि अल्फा एक्चुअल में है क्या आपका, अल्फा, यहां पे मैं लिखता हूं, इसका काम हो गया बर्डन्स का। तो अल्फा क्या है आपका, यहां पे लिख देता हूं ध्यान से, अल्फा इज द एंगल बिटवीन आई नॉट एंड फाई, ठीक है। तो आई नॉट लीड फाई बाय अल्फा, ठीक है। तो जो एक्साइटिंग करंट है वो आपका अल्फा डिग्री से लीड कर रहा है फ्लक्स से, ठीक है। तो ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया फेजर डायग्राम का, ये सर्किट डायग्राम हो गया, ठीक है। अभी आपका फेजर डायग्राम हुआ नहीं, फेजर डायग्राम काफी टफ होगा भी, ये मैं आपको बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ, धीरे धीरे करके ग्रेजुअली बढ़ा रहा हूँ, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको चीज क्लियर हो गया, इसमें कोई डाउट तो नहीं है इक्विवेलेंट सर्किट में। अब क्योंकि मैं, आप क्या करो, अब इतना सब चीज को ना अपने कॉपी में लिख लो, फिर मैं मेन फेजर डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है। तो आपको ये इक्विवेलेंट सर्किट समझ में आ जाना चाहिए। ये जो आपको मैं समझाने के लिए रिलेशन दिखाऊं, इसको आप नोट नहीं करेंगे तो चलेगा, पर अगर आपको नहीं समझ में आना तो इसको आप लिख सकते हो साइड में। ये आपको पहले से ही ट्रांसफार्मर में पता है, ये आपको डेफिनेशन आपको पहले से पता है इनका, कोर लॉस कंपोनेंट, एक्साइटिंग कंपोनेंट और मैग्नेटाइजिंग करंट, ये सब पता है। ये आपको समझना है यहाँ पे कि आपका प्राइमरी का जो ईएमएफ है वो 90 डिग्री से लीड कर रहा है फ्लक्स से, और जो आपका कोर लॉस कंपोनेंट है एक्साइटिंग करंट का, वो इन फेज है प्राइमरी ईएमएफ के, और मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट आपका इन फेज है फाई से, क्योंकि देखो 90 डिग्री का कारण है ना, IC इज इक्वल टू ईपी बाय आरसी, रेसिस्टिव सर्किट, इंडक्टिव सर्किट, तो करंट लैग किया 90 डिग्री से, और इन दोनों के फेजर एडिशन से बना आई नॉट, और आई नॉट लीड कर रहा है फाई से अल्फा डिग्रीज, राइट। तो अब मैं चलता हूं, इसी चीज को कंटिन्यू करता हूं फेजर डायग्राम में। आप इसको पॉज करके नोट कर लिए होंगे आई होप, ताकि आपको अब नेक्स्ट आपको फिर से कॉपी पेन छोड़ के अब देखना है बोर्ड में, ठीक है। तो आपको सर्किट डायग्राम अच्छे समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि उसी से हमारा फेजर डायग्राम आएगा, ठीक है। तो सर्किट डायग्राम को कुछ भी डाउट होगा फेजर डायग्राम कैसे बन रहा है करके, तो आप सर्किट डायग्राम को अपने नोट्स में जो बनाए हो अभी उसको देखते रहिएगा, ठीक है। ये तो देखो हम क्या डिस्कशन में पहुंचे थे कि जो आपका ये आपका ईपी हो गया प्राइमरी ईएमएफ, फिर ये आपका क्या हो गया सेकेंड, ये आपका फ्लक्स हो गया, फ्लक्स लैग कर रहा है ईएमएफ से 90 डिग्री, है ना। और देखो जो चीज वहां पे अभी हम निकाले हैं वही आ रहा है कि आपका जो कोर लॉस कंपोनेंट है वो आपका ईएमएफ से इन फेज में है, डब्ल्यू लिख देता हूं, और ये आप जो आपका जो मैग्नेटाइजिंग करंट है वो आपका ईपी से 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो मतलब इन फेज हो गया आपका फ्लक्स से, और इन दोनों के फेजर एडिशन से क्या आया हमारा ईएमएफ आ गया, सॉरी एक्साइटिंग करंट आई नॉट आ गया। एक्साइटिंग करंट कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है, ठीक है। अब देखिए ईपी अगर ये है, ट्रांसफॉर्मर आप अच्छे से पढ़े हो, तो ईपी को क्या करेगा, ईएमएफ सेकेंडरी ईएमएफ अपोज करेगा, तो अपोज करने के लिए क्या होगा कि आपका ईपी
से ये ES बनेगा जो अपोज कर रहा है, ये देखो EP प्राइमरी EMF, सेकेंडरी EMF 180 डिग्री अपोजिशन में है। अब आप देखिए कि सपोज करो आपने सर्किट देखा कि इधर आपका सेकेंडरी का इंपिडेंस था और बर्डन का कुछ इंपिडेंस था, है ना। सेकेंडरी का RS और XS आपका कुछ क्या था, इंपिडेंस ऑफ सेकेंडरी साइड था, और XL और RL क्या था, आपका जो बर्डन आप जो कनेक्ट किए थे उसका आपका इंपिडेंस था। तो अगर मैं ओवरऑल सेकेंडरी इंपिडेंस को कंसीडर करूं और उसका एंगल निकालूं तो क्या मिलेगा मुझे, डेल्टा यहां पे लिखता हूं मैं, डेल्टा इज इक्वल टू ओवरऑल सेकेंडरी साइड बर्डन एंगल, वो किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा tan इनवर्स XS प्लस XL अपॉन RS प्लस RL। इसके इक्वल होगा कि नहीं, देख लीजिए आप। अब सर्किट डायग्राम में आप देख सकते हैं जो एंगल आप निकाल रहे हैं, सेकेंडरी साइड का हम एंगल निकाल रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंडरी साइड का एंगल मैंने यहां पे लिख दिया है, ठीक है, राइट। तो अब देखिए कि अगर ये डेल्टा है तो डेल्टा क्या बता रहा है आपको, रिएक्टेंस है यहां पे, इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो इसका मतलब सेकेंडरी साइड का जो करंट है वो क्या करेगा, लैग करेगा आपका सेकेंडरी EMF से, है कि नहीं। तो यहां पे मैं बना रहा हूं आप सेकेंडरी साइड का EMF, ये सपोज करो आपका ये हो गया EMF, ठीक है, ये आपका सेकेंडरी EMF हो गया, और ये आपका क्या हो गया, सेकेंडरी साइड का जो करंट है IS वो आपका डेल्टा डिग्री से लैग कर रहा है आपके सेकेंडरी EMF को, ठीक है। इतना चीज क्लियर हो गया, क्योंकि हमारा रिएक्टिव सर्किट था, ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस था, तो इसलिए डेल्टा डिग्री से लैग किया आपका सेकेंडरी करंट सेकेंडरी EMF को। अब अगर ये सेकेंडरी करंट है तो आपने देखा कि हमने क्या किया था, NIS बनाया था, प्राइमरी साइड में एक NIS बनाया था, सर्किट डायग्राम में देखो तो NIS क्या होगा, आपके सेकेंडरी करंट को अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए क्या करेगा, ये आपका 90 डिग्री, ये फिर से 180 डिग्री बनाएगा, है ना। तो यहां पे मैं इसको करता हूं सीधा, ठीक है। तो ये आपका फिर से यहां पे डेल्टा डिग्री बना रहा है ताकि ये दोनों अपोजिशन में है, और ये आपका कितना है, NIS, ये, ठीक है। तो ये चीज क्लियर हुआ, सेकेंडरी करंट और ये आपका NIS दोनों कितना बना रहे हैं, डेल्टा डिग्री बना रहे हैं। अब दूसरा चीज आपने क्या देखा था कि NIS और I0 को अगर मिलाओगे तो क्या मिलेगा, प्राइमरी करंट मिलेगा। तो प्राइमरी का फेजर बनाना है तो ये आपको इसी चीज को अगर आप यहां जोड़ दोगे ऐसे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा, यहां पे ये आपको मिलेगा बड़ा सा, क्या है, ये आपका प्राइमरी करंट, ठीक है। ये आपका प्राइमरी करंट हो गया, और ये किसके इक्वल हो रहा है, यहाँ पे ये डिस्टेंस पूरा ये आपका हो रहा है आपका I0 के इक्वल, ठीक है, ये इतना डिस्टेंस, और ये आपका NIS। क्लियर हुआ इतना चीज, ठीक है। अब देखो ये एंगल आपका डेल्टा है, ये एंगल आपका अल्फा है, ठीक है। सपोज करो ये एंगल दोनों के बीच कितना आ रहा है, थीटा, ठीक है, ये एंगल कितना है, थीटा। अब अगर ये एंगल भाई थीटा है अपना, ये एंगल अगर अपना थीटा है तो ये एंगल कितना होगा भाई, इतना एंगल, ये एंगल कितना हो रहा है, देखो तो पूरा ओवरऑल एंगल है आपका 90 डिग्रीज का, है ना, पूरा ओवरऑल एंगल है आपका 90 डिग्रीज का। तो ये एंगल आपका, ये इसको हटा देता हूं मैं, ये एंगल पूरा बोल रहा हूं, ये इतना एंगल, ये कितना हो रहा है आपका, ये अगर पूरा एंगल आपका, ये पूरा एंगल आपका 90 डिग्रीज है, ये एंगल आपका डेल्टा है, ये एंगल आपका अल्फा है, तो इतना एंगल कितना हुआ, 90 माइनस डेल्टा प्लस अल्फा, ये हुआ कि नहीं, 90 माइनस डेल्टा प्लस अल्फा, और ये एंगल कितना है, थीटा है, ठीक है। ये आपका एंगल बिटवीन NIS एंड IP कितना है, थीटा है, ये एंगल थीटा है, और ये इतना एंगल आपका इतना ये आ गया। अब इसको थोड़ा सा मैं सीधा कर देता हूं ताकि आपको और क्लियर हो जाए डायग्राम, इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से बना देता हूं। तो ये आपका ऐसे कर दो, ठीक है। तो ये आपका कितना हो गया, I0, और ये आपका IP, राइट। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर ये एंगल आपका कितना हुआ, इतना एंगल आपका 90 माइनस डेल्टा प्लस अल्फा है, तो यहीं से अब हमारा डेरिवेशन स्टार्ट होगा। हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं,
एक्सटेंड करेंगे, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्म को हटा देते हैं। डेरिवेशन थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, पर एक बार समझ जाओगे तो फिर उतना आसान लगेगा, ठीक है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखो ये अगर एंगल आपका 90 माइनस डेल्टा प्लस अल्फा है तो पैरेलल है दोनों। ये देखो ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, तो ये आपका कितना होगा 90 माइनस डेल्टा प्लस अल्फा हो गया, ये एंगल भी, और ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्रीज हो गया। ये एंगल आपको 90 डिग्रीज होगा, ठीक है। और पैरेलल यहाँ पे दिख नहीं रहा है, पर एक्चुअल में ये थोड़ा सा टेढ़ा होना चाहिए था। मैंने थोड़ा सा वेवफॉर्म थोड़ा सा गलत, ये फेजर डायग्राम थोड़ा सा ऐसे होना चाहिए था ये, तो आपको पैरेलल दिखता है अच्छे से, राइट। तो ये आपका प्राइमरी करंट हो गया, ये आपका आई नॉट हो गया यहाँ पे, है ना। आई नॉट आपका मैं यहाँ पे फेजर एडिशन किया था मैं, ये आपका 90 डिग्रीज हो गया। तो ओवरऑल अगर मैं ऊपर के एंगल को बना रहा हूं तो मेरे को किस प्रकार से दिखेगा, वो एंगल इस टाइप से दिखता है, ये 90 माइनस डेल्टा प्लस अल्फा, ये एंगल है, और ये आपका 90 डिग्रीज है, और यहाँ पे आपका क्या है आई नॉट कॉस अल्फा डेल्टा अल्फा प्लस डेल्टा, और ये आपका आई नॉट साइन अल्फा प्लस डेल्टा। ये ऐसा है एक्चुअल में एंगल, ठीक है। और इन दोनों के इस एंगल और इस एंगल को बनाने के बाद तब आप अगर पूरा एंगल देखोगे तो आपका कितना आ रहा है यहाँ पे, ये आ रहा है आपका आई नॉट, ठीक है। ये आपका आ रहा है आई नॉट, राइट। ये अब इन सब को अगर ले लोगे यहां से पूरा यहां तक, ठीक है। अब ये पूरा पहले मैं क्या किया, इस ए बी सी को ले रहा हूं, ठीक है। इन ए बी सी को लिया तो मेरे पास ये चीज आ गया, ये एंगल पता, ये इसका वैल्यू पता चल गया, इसका वैल्यू पता चल गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैं बड़ा ट्रायंगल ले रहा हूं, ये बड़ा ट्रायंगल ले रहा हूं यहां से हम, ठीक है। तो इसको एक्सटेंड करोगे अगर आप तो आपके पास कुछ इस प्रकार से आएगा। यहीं पे बना देता हूं मैं, अब मैं इसको मिटा देता हूं ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। थोड़ा सा आपको डाउट हो रहा होगा, आई कैन अंडरस्टैंड, पर फिर भी थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए और ये मेन डायग्राम को देखते रहिए, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको क्या किया कि वेवफॉर्म, ये जो आपका फेसर डायग्राम है और ये जो ट्रायंगल है इसको मैं फिर से रीड्रॉ कर दिया ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियरली दिखे, ठीक है। तो देखिए मैंने क्या किया कि ये जो आपका इतना ट्रायंगल पोर्शन है ए बी सी, तो ए बी सी को मैं यहाँ पे आपको रिप्रेजेंट करके दिखा रहा हूँ कि देखो भाई ये जो आपका एंगल है 90 माइनस अल्फा प्लस डेल्टा है, ये देखो ये, और बी क्या है, बी को मैं ऐसे रखा हूं ना, तो ये देखो बी में आपको परपेंडिकुलर है, सी है ये, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि बीसी का लेंथ कितना है, बीसी का लेंथ आपका है आई नॉट साइन 90 माइनस अल्फा प्लस डेल्टा, ठीक है। ये और ये जो ए बी का लेंथ कितना है, ए बी का लेंथ है आई नॉट कॉस 90 माइनस अल्फा प्लस डेल्टा, ठीक है। तो ये इतना एंगल आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसका लेंथ पता चल गया, इसका लेंथ पता चल गया, ये लेंथ आपका आई नॉट है, ये पूरा लेंथ आई पी है, ये लेंथ आपका एन आई एस है। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं बड़ा ट्रायंगल कंसिडर करूंगा ओ बी सी, ओ बी सी से पूरा आपका ट्रायंगल कंसिडर करने से तो क्या मिलेगा मेरे को, देखो यहां पे अगर मैं पूरा बड़ा ट्रायंगल बनाता हूं तो आपको देखिए, आपको फेजर डायग्राम समझ में आ गया ना कि फेजर डायग्राम हमने कैसे बनाया। अब फेजर डायग्राम में ही ना हम ना थोड़ा सा ट्रायंगल को कंसिडर करके आपका पैरेलल, आपका पाइथागोरस थ्योरम से हम डिराइव करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे ओ सी बी को अगर मैं कंसिडर कर रहा हूँ, ओ सी बी ट्रायंगल को कंसिडर कर रहा हूँ, तो आप देख सकते हो किस टाइप का ट्रायंगल बनेगा। ये कुछ इस प्रकार से ट्रायंगल बनेगा, ये एक बड़ा सा ऐसे आएगा और ये ऐसे, है कि नहीं, ये सी ओ बी। तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे आपको कुछ लेंथ एल है, ये लेंथ एल है, और अगर आप देखोगे यहाँ पे तो ये लेंथ आपका एन आई एस है, इतना ये एन आई एस है, और इतना लेंथ पूरा कितना है आई नॉट कॉस 90 माइनस कॉस अल्फा को साइन अल्फा प्लस डेल्टा कर देता हूं, तो ये आपका साइन अल्फा प्लस डेल्टा हो गया, ठीक है। और ये अगर साइन अल्फा प्लस डेल्टा हो गया तो ये आपका आई नॉट कॉस अल्फा प्लस डेल्टा हो जाएगा, है ना। सी बी आपका क्या हो गया, आई नॉट कॉस अल्फा प्लस डेल्टा हो गया,
और ये लेंथ कितना हो जाएगा, OC देख रहे हो आप, IP हो जाएगा, IP। ठीक है, तो अगर आप देख सकते हो यहाँ पे कि जो आपका परपेंडिकुलर कहाँ पे बन रहा है, परपेंडिकुलर, अच्छा फिर से इसको चेंज करना पड़ेगा, फिर से ये ऐसे करते हैं इसको, ये आपका लेंथ को हटाते हैं, नहीं तो ऐसे फिर से कंफ्यूजन होगा आपको। बी पे परपेंडिकुलर बनाना है, ठीक है, तो ये आपका ये ऐसे, ये बी पे परपेंडिकुलर है, बी पे परपेंडिकुलर है, राइट, और ये आपका हो गया आई, ये आपका हो गया सी ओ, और ये पूरा लेंथ हो गया आपका आई पी। ठीक है, और ये है आपका ओ बी। ठीक है, तो ये आपका एन आई एस, और ये आपका हो रहा है आई नॉट साइन अल्फा प्लस डेल्टा, और ये आपका सी बी कितना हो रहा है, आई नॉट कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, ये। ठीक है, तो अब आप ये ट्रायंगल को देख सकते हो, इतना ट्रायंगल को। ठीक है, और एंगल कितना हो रहा है यहां पे देखोगे तो ये एंगल ओ बी सी, तो यहां पे एंगल आपका बन रहा है थीटा, तो ये थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, तो अगर इस ट्रायंगल में अगर आप अपना सिंपल सा पाइथागोरस थ्योरम लगाते हो तो आपको क्या मिलेगा, ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना, ओ बी स्क्वायर प्लस बी ओ सी बी सी स्क्वायर। ठीक है, बी सी स्क्वायर मिलेगा, और ओ बी स्क्वायर किसके इक्वल है, ओ बी स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, ओ सी स्क्वायर की वैल्यू पुट करूं तो आई पी मिल रहा है मेरे को, आई पी स्क्वायर इज इक्वल टू हाउ मच, एन आई एस प्लस आई नॉट साइन अल्फा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर कितना है आपका, आई नॉट कॉस अल्फा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर। ठीक है, और अगर मैं इसको आई पी स्क्वायर को हटा के अंडर रूट इधर डाल दूं तो ये मेरे को मिल रहा है आई पी का एक्चुअल वैल्यू। ठीक है, तो प्राइमरी करंट का एक्चुअल वैल्यू कितना आ रहा है आपका, एन आई एस प्लस आई नॉट साइन अल्फा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट कॉस अल्फा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर, राइट। तो ये आपका क्या है, एक्चुअल फॉर्मूला है आपके प्राइमरी करंट का एग्जैक्ट फॉर्मूला। ठीक है, ये आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला है, एग्जैक्ट फॉर्मूला, एग्जैक्ट फॉर्मूला ऑफ प्राइमरी करंट। अब यहां पे ही सारा खेल होगा, आपका फेजर से कोई काम नहीं है। ठीक है, एक चीज बस बता देता हूं आपको मैं कि देखो आपका जो प्राइमरी करंट है ये आपका आईपी है, इसका वैल्यू इतना है, और आपका सेकेंडरी करंट कितना है, आईएस है। अब एक्चुअली आपका प्राइमरी करंट अपोज करना चाहिए सेकेंडरी करंट को, है ना, प्राइमरी करंट एग्जैक्टली अपोज करना चाहिए सेकेंडरी करंट को, आइडियल कंडीशन यही बोलता है। पर यहां पे देखो आपका आईएस और आईपी के बीच एंगल कितना आ रहा है, आईएस और आईपी के बीच अगर आप एंगल निकाल रहे हो, ये एंगल तो कितना है, ये आपका देखोगे तो देखो आईएस और एनआईएस के बीच एंगल है 180 डिग्री, और यहां पे क्या हो रहा है, थीटा डिग्री का एंगल आ रहा है, तो यहां पे आईएस और आईपी के बीच एंगल आ रहा है 180 माइनस थीटा, है ना। तो आइडियल कंडीशन में प्राइमरी और सेकेंडरी करंट के बीच 180 डिग्रीज का फेज डिफरेंस होना चाहिए था, मतलब कि क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी एक दूसरे को 180 डिग्री अपोज करने चाहिए थे। पर हो क्या रहा है यहां पे, बिकॉज ऑफ नो लोड करंट या एक्साइटिंग करंट, नो लोड करंट या एक्साइटिंग करंट के कारण यहां पे क्या हो रहा है कि आपका थीटा डिग्री क्या आ रहा है, फेज डिफरेंस आ रहा है। ये क्या बोल सकते हैं, 180 माइनस थीटा जो ये आ रहा है, इसमें थीटा क्या है, आपका फेज एंगल एरर है। यहां पे ये क्या है, फेज एंगल एरर। ठीक है, फेज एंगल एरर मतलब कि एक्चुअली आपका 180 डिग्रीज आना चाहिए था दोनों आईएस और आईपी के बीच, पर बिकॉज ऑफ नो लोड करंट के मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण, नो लोड करंट के मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण आपका थीटा डिग्री क्या आ रहा है, डिस्प्लेसमेंट आ रहा है आईपी और आईएस के बीच। तो ओवरऑल एंगल कितना हो गया, फेज डिस्प्लेसमेंट 180 डिग्री माइनस थीटा डिग्री। तो इसमें थीटा क्या है आपका, फेज एंगल एरर है। ठीक है, तो थीटा आपका फेज एंगल एरर है। बस इतना ही काम था आपका फेजर डायग्राम का। अब आपको कोई काम नहीं है फेजर डायग्राम का, पूरा डेरिवेशन करना है हमको। तो बस आप फेजर डायग्राम को अच्छे से बना लीजिएगा। मैं आपको समझाने के लिए फेजर डायग्राम भी अच्छे से बनाया, ट्रायंगल के फॉर्म भी वापस उसको आपको जूम करके दिखाया कि देखो ट्रायंगल में ऐसा हो रहा है सब खेल, राइट।
अब हमको सिर्फ क्या करना है, डेरिवेशन करना है फॉर्मूला का। हमारे पास जो मेन वैल्यू था वो आ चुका है हमारे पास, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आईपी की वैल्यू को, अगर आप देख सकते हो यहाँ पे लिख देता हूँ आईपी इज इक्वल टू अंडर रूट NIS प्लस आई नॉट साइन अल्फा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर प्लस आई नॉट कॉस अल्फा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर, ये आ रहा है आपका आईपी, ठीक है। ये राइट, तो ये आपका हो गया प्राइमरी करंट। अब क्या कर सकते हैं, अब देखो ये आपका एग्जैक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। अगर हमको इसको डिड्यूस करना है थोड़े में, तो हम क्या कर सकते हैं, इस कंपोनेंट को, ये कंपोनेंट देखो सेकेंडरी करंट आपको बड़ा होगा, ये भी थोड़ा सा बड़ा होगा, ये पूरा का पूरा आपका इस पैरामीटर से बड़ा होगा। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं कि NIS प्लस आई नॉट साइन अल्फा प्लस डेल्टा का ये जो होल स्क्वायर है ना, ये वेरी वेरी ग्रेटर है आई नॉट कॉस अल्फा प्लस डेल्टा के है, ठीक है। ये बड़ा है तो हम क्या कर रहे हैं, इसको रिमूव कर देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, ताकि हम क्या करें, सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आईपी हमारा कितना आ जाएगा, NIS प्लस आई नॉट साइन अल्फा प्लस डेल्टा के होल स्क्वायर के अंडर रूट के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा रेड्यूस करने के लिए, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस पार्ट को नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इस पार्ट को एलिमिनेट कर रहे हैं, नेग्लेक्ट कर दिया मैं, ठीक है, क्योंकि ये इसका स्मॉल वैल्यू था इनके कंपैरिजन में, ठीक है। तो अब मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया, तो यहां से मेरे क्या दिख रहा है, आईपी इज इक्वल टू NIS प्लस आई नॉट साइन अल्फा प्लस डेल्टा, ठीक है। अब देखो अगर मैं यहां पे पूरे इक्वेशन से IS को डिवाइड करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, IP अपॉन IS इज इक्वल टू N प्लस आई नॉट साइन अल्फा प्लस डेल्टा, ये चीज आ जाएगा, ठीक है। IS को डिवाइड कर दिया। अब बताइए आईपी और IS का फेजर का मैग्नीट्यूड को लोगे और वो जो एक्चुअल वैल्यू रहेगा उनके रेशियो को क्या बोलते हैं हम, R, ठीक है। ये चीज मैंने आपको बताया था, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड का रेशियो, किसका मैग्नीट्यूड का रेशियो, प्राइमरी फेजर का और सेकेंडरी फेजर करंट का रेशियो को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, और उसको डिनोट करते हैं R से। तो R की वैल्यू इतनी आ रही है N प्लस आई नॉट साइन अल्फा प्लस डेल्टा। अब इसको मैं अगर ब्रेक कर दूं तो मेरे पास क्या आएगा, आई नॉट साइन अल्फा, साइन ए कॉस बी, ठीक है, और कॉस साइन बी कॉस ए, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइन अल्फा कॉस डेल्टा प्लस आई नॉट साइन डेल्टा कॉस अल्फा बाय IS, ठीक है। तो अब आपको पता है कि आई नॉट साइन अल्फा किसके इक्वल होता है, हमने अभी देखा था आई नॉट साइन अल्फा आपका इक्वल टू होता है आई म्यू के, सॉरी आई नॉट साइन अल्फा आपके इक्वल होता है आपका कोर लॉस कंपोनेंट IW के, और आई नॉट कॉस अल्फा आपका इक्वल किसके होता है, ये इक्वल होता है आपके मैग्नेटाइजिंग करंट के, ठीक है। तो अगर मैं इसको फिर से रिड्यूस करूं और लिखूं तो N इज इक्वल टू कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ एक्साइटिंग करंट कॉस डेल्टा प्लस मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ एक्साइटिंग करंट और नो लोड करंट साइन डेल्टा अपॉन IS। तो ये मेरे पास ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का एक्चुअल वैल्यू आ गया, ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो का वैल्यू आ गया। अब एक और चीज देखते हैं, अगर मान लो डेल्टा क्या है आपका, डेल्टा तो भाई आपका सेकेंडरी साइड का एंगल है, सेकेंडरी साइड का एंगल मतलब क्या, tan इनवर्स XS प्लस XL, डेल्टा तो यही था ना, याद करो, डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स XL प्लस XS था प्लस RS प्लस RL था, है ना, ये था आपका डेल्टा। तो अगर मान लो कि आपका सेकेंडरी साइड प्योरली रेसिस्टिव हुआ, प्योरली रेसिस्टिव होने से क्या हो जाएगा कि डेल्टा इज इक्वल टू 0 होगा फॉर प्योरली रेसिस्टिव, यहां पे लिखूं मैं, फॉर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट सेकेंडरी, फॉर प्योरली सेकेंडरी सर्किट
डेल्टा इज इक्वल टू 0। डेल्टा को अगर 0 पुट करूंगा तो यहां पे क्या जा रहा है मेरा, R इज इक्वल टू n प्लस आई डब्ल्यू बाय आई एस, ये ठीक है। साइन डेल्टा कितना हो गया, 0 हो गया, तो R की वैल्यू ये आ गई मेरे पास, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूला हमारे पास आ गए R के। जब रेसिस्टिव सर्किट होगा तब क्या होगा, और जब आपका नॉर्मल सर्किट होगा तब क्या होगा, ये चीज। अब अगर देखो यहां पे प्राइमरी करंट अगर मेरे को निकालना होगा, प्राइमरी करंट निकालोगे इन केस ऑफ प्योरली रेसिस्टिव सेकेंडरी सर्किट में, तो क्या होगा, यहां पे डेल्टा को 0 पुट कर दो, डेल्टा को 0 पुट कर दो, और मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, यहां पे आपका जो मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट है उसको भी अगर आप मान लो कि उसको रिमूव कर दूं मैं, मतलब कि अल्फा को भी 0 पुट कर दूं, इफ अल्फा इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा इज इक्वल टू 0। अगर अल्फा और डेल्टा दोनों के दोनों 0 हो जाए इस इक्वेशन में, तो होगा क्या, यहां पे आप देखोगे ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका, पर मैं यहां पे पुट कर रहा हूं आपका वैल्यू को। तो देखिए अब क्या कर रहे हैं हम प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में डेल्टा इज इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं, और मैं क्या कर रहा हूं, यहां पे अगर डेल्टा को 0 पुट कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया, साइन अल्फा बचा, ये इसको 0 किए, कॉस अल्फा बचा। अब एक्चुअल में इक्वेशन कितना बचा, ये अल्फा को हटाते हैं अभी पहले, इफ डेल्टा इज इक्वल टू 0 कर रहा हूं, तो ये हो गया आईपी इज इक्वल टू NIS प्लस IC स्क्वायर प्लस IM स्क्वायर, मैग्नेटाइजिंग करंट या I म्यू स्क्वायर, ठीक है, इसके इक्वल आ गया। और अगर मान लो कोर लॉस कंपोनेंट इज नेग्लेक्टेड, ठीक है, कोर लॉस कंपोनेंट इज नेग्लेक्टेड, ठीक है, क्योंकि अगर आपका रेसिस्टिव सर्किट है तो रेसिस्टिव में आपका कोर लॉस कंपोनेंट को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करते हैं हम, और मैग्नेटाइजिंग करंट को अगर ले तो आईपी आपका कितना हो जाएगा, NIS स्क्वायर प्लस आई म्यू स्क्वायर, ठीक है। ये तो यहां पे आपका क्या आ गया, आपका प्राइमरी करंट का भी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ गया। एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, एग्जैक्ट वैल्यू तो भाई ये है, एग्जैक्ट वैल्यू आपका ये है, ठीक है। ये भी क्या है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू क्या है, ये है। तो यहां पे मैं सारा डेरिवेशन कर चुका हूं। अब अगर मैं बात करूं फेज एंगल एरर और रेशियो एरर का, तो आप क्या देख सकते हो कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो कितना आया, टर्न्स रेशियो प्लस मैग्नेटाइजिंग प्लस कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ द नो लोड करंट अपॉन सेकेंडरी करंट, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इज इक्वल टू टर्न्स रेशियो प्लस कोर लॉस कंपोनेंट ऑफ द एक्साइटिंग करंट अपॉन सेकेंडरी करंट, राइट। तो अब यहां पे मैं इस चीज को अगर मिटा के टर्न्स रेशियो निकालता हूं और आपका रेशियो एरर निकालता हूं तो कितना होगा, चेक करते हैं। रेशियो एरर, ठीक है, तो रेशियो एरर कितना आएगा आपका, यहां पे मैं फर्स्ट बात कर रहा हूं रेशियो एरर का, ठीक है। तो रेशियो एरर कितना आ रहा है आपका, रेशियो एरर आपका होता है सिग्मा से डिनोट करते हैं हम, सिग्मा से, और परसेंटेज में अगर आप लिख रहे हो तो ये आपका हो जाता है नॉमिनल रेशियो माइनस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इनटू 100। तो जहाँ पे R की वैल्यू कितनी होती है, R की वैल्यू अगर आप ले रहे हो तो अभी हमने डिराइव किया था I नॉट साइन अल्फा प्लस डेल्टा था अपॉन IS था, ठीक है। और अगर प्योरली रेसिस्टिव सर्किट में आपका डेल्टा को हमने क्या पुट किया, 0 पुट किया, तो हमारे पास क्या आ गया, I नॉट साइन अल्फा आया, तो वो किसके इक्वल हो गया, फॉर प्योरली में इसके इक्वल हो गया, ठीक है। रेसिस्टिव में डेल्टा इज इक्वल टू 0 हुआ, और ये R इज इक्वल टू N प्लस IW कोर लॉस कंपोनेंट अपॉन IS आ गया। और K की वैल्यू क्या है, नॉमिनल रेशियो, ये आपका प्राइमरी रेटेड करंट, रेटेड वैल्यू जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन में दिया रहेगा, प्राइमरी रेटेड करंट अपॉन सेकेंडरी रेटेड करंट के इक्वल होगा, ठीक है। प्राइमरी रेटेड करंट और सेकेंडरी रेटेड करंट के इक्वल होगा। तो यहां पे आपका क्या निकल गया, रेशियो एरर
निकल गया इन केस ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर। अब हमको क्या बात करना है, फेज एंगल एरर इन केस ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर। तो फेज एंगल एरर में हम डेरिवेशन नहीं करेंगे, ठीक है। आपको मैं बस एक आइडिया दे रहा था कि कैसे डिराइव होता है, क्योंकि कई बच्चे हमारे मेंस का भी तैयारी कर रहे हैं, तो मेंस की तैयारी करेंगे तो उनको डिटेल नॉलेज होना चाहिए, है ना। तो डिटेल नॉलेज के केस में आपको ये सब चीज करके दिखाना पड़ता है, क्योंकि ये सिलेबस का पार्ट है। भले ही क्वेश्चन हमको यहाँ से कम देखने को मिले, पर सिलेबस में है तो हमको रेडी रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे फेज एंगल एरर की बात कर रहा हूं अगर मैं, तो फेज एंगल एरर आपका क्या होगा, देखो ये आपका होता है आइडियली अगर देखो तो एंगल बिटवीन आईपी प्राइमरी करंट एंड आईएस कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। दोनों एक दूसरे को अपोज करना चाहिए। पर प्रैक्टिकली हमने क्या देखा फेजर डायग्राम से, बिकॉज ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट ऑफ नो लोड कंपोनेंट, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ नो लोड करंट के कारण आपका क्या हुआ, एंगल जो था आईपी एंड आईएस वो किसके इक्वल आया, 180 माइनस थीटा के। और ये जो थीटा था ये किसके इक्वल था, ये हमारा फेज एंगल एरर के इक्वल था, फेज एंगल एरर के इक्वल है। और इसकी वैल्यू अगर आप निकालना चाहोगे, थीटा इज इक्वल टू, डायरेक्टली लिख रहा हूं मैं, ये आपका आ जाएगा आई नॉट कॉस अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन NIS। ये आपका क्या हो गया, थीटा की वैल्यू, मतलब कि फेज एंगल एरर की वैल्यू। देखो तो एग्जाम में आपको कैसे ट्रिक करता है पता है, कभी एग्जाम में पूछा जाएगा आपसे फेज एंगल एरर की वैल्यू, तो फेज एंगल एरर की वैल्यू पूछा जाएगा तो थीटा इज इक्वल टू आई नॉट कॉस अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन NIS। ये किसमें है, रेडियंस में है। ये आपका आंसर किसमें है, रेडियंस में है, ठीक है। तो आप चेक करेंगे कि पहले रेडियंस में पूछ रहा है कि डिग्री में पूछ रहा है। दूसरा चीज, आपसे फेज एंगल एरर पूछा है या फिर प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का एंगल पूछा है। तो अगर आपसे प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का एंगल पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, फेज एंगल एरर निकालोगे, फिर 180 माइनस थीटा करोगे, तब आपके पास क्या आएगा, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का एंगल आएगा। तो आपको पहले चेक करना है कि फेज एंगल एरर पूछ रहा है या प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का एंगल पूछ रहा है, ठीक है। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच का एंगल पूछा जाएगा तो 180 माइनस थीटा होगा, और अगर फेज एंगल एरर पूछा जाएगा तो सिर्फ थीटा निकालना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो ये दोनों चीज में आपको डिस्टिंग्विश करना है, फेज एंगल एरर पूछा जा रहा है या एंगल बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी पूछा जा रहा है। और फिर यहां पे भी अगर इफ इन केस ऑफ रेसिस्टिव सर्किट, रेसिस्टिव सर्किट में क्या होगा, डेल्टा इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू आई नॉट कॉस अल्फा अपॉन NIS। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू आई, ये आपका हो जाएगा मैग्नेटाइजिंग करंट IM sin NIS इंटू 180 अपॉन पाई। ये किस में हो जाएगा, डिग्रीज में, ठीक है, IM अपॉन NIS, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटाइजिंग करंट, ठीक है, मैग्नेटाइजिंग कंपोनेंट ऑफ एक्साइटिंग करंट या नो लोड करंट अपॉन NIS इंटू 180 बाई पाई। डिग्रीज आपका क्या हो गया, फेज एंगल एरर आ गया। यहां से फेज एंगल एरर निकालने के बाद एंगल बिटवीन प्राइमरी और सेकेंडरी करंट कितना हो गया, 180 माइनस थीटा। तो ये आपका रेशियो एरर हो गया, ये आपका फेज एंगल एरर हो गया। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का जो मेन पार्ट था वो था क्या, करंट ट्रांसफार्मर, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो करंट ट्रांसफार्मर में हमने पहले बेसिक इंफॉर्मेशन लिया करंट ट्रांसफार्मर का, राइट, और उसके बाद हमने इक्विवेलेंट सर्किट के ऊपर बात किया, फेजर डायग्राम बताया। तो थोड़ा आपने पेशेंस मेंटेन किया और थोड़ा सा समझने की कोशिश की होगी फेजर डायग्राम को, उससे हमने डेरिवेशन किया और फिर ये रेशियो एरर और फेज एंगल एरर का फॉर्मूला पे हम पहुंच पाए, ठीक है। तो यहाँ पे आपका करंट ट्रांसफार्मर कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में बचा है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर और हाउ टू मिनिमाइज द एरर्स इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो ये चीज पढ़ते हैं हम। अब चलते हैं अब हम अपने पोटेंशियल ट्रांसफार्मर की ओर। तो अब हम देखने वाले हैं पोटेंशियल ट्रांसफार्मर के बारे में। तो देखिए, मैंने टाइम सेव करने के लिए आपका इक्विवेलेंट सर्किट बना दिया है पहले से, और आपका डेरिवेशन भी करके रख दिया है, डायरेक्ट फार्मूला। इसमें आपका फार्मूला याद करने की ज़्यादा कोशिश मत कीजिएगा, बहुत ही काफ़ी टफ फार्मूला है, पर फिर भी आपके सिलेबस का पार्ट है, इसलिए हम क्या करेंगे, अपने नोट्स में मेंटेन करते हुए चलेंगे इन फार्मूला को, राइट। तो देखिए, आपका ये इक्विवेलेंट सर्किट है। ये इक्विवेलेंट सर्किट में बस सब कुछ सेम है, बस आपका क्या है, रेशियो 1:n की जगह n:1 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, IS अगर यहाँ पे फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे क्या आ जा रहा है, IS/n आ जा रहा है। बाकी सब देखो आपका सेम टू सेम सेकेंडरी
करंट ट्रांसफॉर्मर के इक्वल है, राइट। तो बाकी सब करंट ट्रांसफॉर्मर जैसा ही है, बस यहाँ पे टर्न्स रेशियो को थोड़ा सा यहाँ पे हमने चेंज किया है। उसके कारण क्या हो गया है कि IS के कारण यहाँ पे IS बाय N होगा, ना कि NIS। और जो IS बाय N प्लस I0 को जब आप ऐड करोगे तो आपको प्राइमरी करंट IP मिल जाएगा, ठीक है। तो उसी तरीके से फिर से हम फेजर्स बनाएंगे और आपका डेरिवेशन करेंगे। तो वो सब चीज करने के बजाय मैंने डायरेक्टली रिजल्ट लिख दिया है, राइट। तो आपका इक्विवेलेंट सर्किट और ये आपका क्या है, ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है, ये आपका फेज एंगल एरर है, राइट। तो अब देखो आपको क्या क्या पॉइंट्स आपको पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर के बारे में पता होना चाहिए। पहला पॉइंट आप लिख सकते हो कि इट इज इसका आप लिख सकते हो फर्स्ट पॉइंट, इट इज अ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ये स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की जैसे होता है, राइट। तो देखो N/1 है ना, तो यहाँ पे स्टेप डाउन ही तो हो रहा है, ठीक है, राइट। तो ये तो आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट थिंग क्या है इसका, इट इज यूज्ड टू मेजर वेरी हाई वोल्टेजेस। तो जैसे कि ये पावर सिस्टम्स में यूज होता है, तो बहुत ही ज्यादा हाई वोल्टेजेस को ये मेजर करने के लिए हमको यूज किया जाता है, ठीक है। इट इज यूज्ड टू मेजर हाई वोल्टेजेस, ठीक है। तो जैसे कि बस बार वोल्टेजेस लिख सकते हो ब्रैकेट में, बस बार वोल्टेजेस। और देखिए जैसे करंट ट्रांसफॉर्मर आपका सीरीज में होता था लोड के, यहाँ पे पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर अगर आपका वोल्टेज को मेजर करना है तो ये आपका किस में होगा, पैरेलल में होगा, राइट। तो ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, ये वेरी हाई वोल्टेज को मेजर करता है जैसे कि बस बार वोल्टेजेस को। और देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के आउटपुट करंट या आउटपुट वोल्टेज को हम किसके लिए यूज करते हैं, ऑपरेटिंग के लिए यूज करते हैं, आपके वॉट मीटर्स और वोल्ट मीटर्स और एम मीटर्स को, राइट। तो इसका भी जो आउटपुट वोल्टेज होगा वो हमारे वॉट मीटर्स और वोल्ट मीटर्स के पोटेंशियल कॉइल को प्रोवाइड करेंगे ऑपरेशन के लिए, ठीक है। तो ये पॉइंट्स उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर फिर भी आप नोट कर सकते हैं अपने खुद की लैंग्वेज में कि आउटपुट वोल्टेज ऑफ पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर इज यूज्ड फॉर ऑपरेटिंग वॉट मीटर एंड वोल्ट मीटर पोटेंशियल कॉइल, ठीक है। तो पोटेंशियल कॉइल जो वॉट मीटर और वोल्ट मीटर का होता है उसको ऑपरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर का आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, राइट। तो ये 2 पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट आपने खुद से लिख लिया होगा। फोर्थ पॉइंट आप ये लिख सकते हो कि इसका जो सेकेंडरी वोल्टेज होता है ना, सेकेंडरी वोल्टेज वो जनरली 110 वोल्ट का होता है, 110 वोल्ट का होता है, राइट। तो ये 3-4 पॉइंट है, ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं ये पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स। बेसिक आपको इतना ही नॉलेज रखना है इनके बारे में। इक्विवेलेंट सर्किट आपका ये हो गया, फॉर्मूला ये हो गया, ज्यादा डिफिकल्ट फॉर्मूला है तो इसलिए आप इसको बस नोट करके रखेंगे, याद करने की उतनी कोशिश नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ही रेयर क्वेश्चन हमको यहाँ पे देखने को मिले हैं, राइट। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया। नेक्स्ट थिंग आप क्या कर सकते हो कि आपको पता होना चाहिए कि क्या कि Kn जो था नॉमिनल रेशियो वो आपका क्या था, यहाँ पे V प्राइमरी अपॉन V सेकेंडरी हो जाएगा। और आपका जो टर्न्स रेशियो था, टर्न्स रेशियो किसके इक्वल हो जाएगा, यहां पर आपका N1 अपॉन N2 हो जाएगा। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि करंट ट्रांसफॉर्मर में आपका टर्न्स रेशियो क्या था, N2 अपॉन N1 था। क्यों, क्योंकि मैंने आपको यह लिखवाया था कि टर्न्स रेशियो में आपका क्या होता है, हाइयर टर्न्स अपॉन लोअर टर्न्स होता है ना, अपॉन लोअर टर्न्स होता है। इसलिए क्या होता है, N1 अपॉन N2 होगा यहां पर, क्योंकि यहां पे N1 टर्न्स ज्यादा है और यहां पे N2 टर्न्स कम है, इसलिए हायर अपॉन लोअर में टर्न्स रेशियो क्या आया, N1 बाय N2। CT में क्या हुआ कि आपका N1 कम होता है और N2 ज्यादा होता है, इसलिए उसमें क्या हुआ, N2 अपॉन N1। तो यहां पे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आपका नॉमिनल रेशियो, टर्न्स रेशियो, ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, फेज एंगल एरर। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, रेशियो एरर मिल जाएगा। रेशियो एरर किसके इक्वल होगा, यहां पर लिख देता हूं मैं, रेशियो एरर इज नथिंग बट इक्वल टू सिग्मा से डिनोट करते हैं हम, जो कि हमेशा की तरह Kn माइनस R इंटू 100% होगा, है ना। तो ये आपका रेशियो एरर होगा। R की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दिया, Kn की वैल्यू लिख दिया यहाँ पे। और क्या चीज निकालना है, फेज एंगल एरर यहाँ से निकल गया। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला में आपको डेल्टा दिख रहा है ना, ये डेल्टा दिख रहा है। तो ये डेल्टा क्या है, ये आपका है
ये डेल्टा, ठीक है, ये जो यहाँ का लोड है, ठीक है, सेकेंडरी का जो लोड है, तो इसका डेल्टा इज इक्वल टू 10 इनवर्स एक्सएल अपॉन आरएल, ठीक है। तो वहां का डेल्टा में क्या था, वहां पे डेल्टा में हमने पूरा सेकेंडरी साइड का लोड को कंसीडर किया था, पूरे सेकेंडरी साइड के इंपीडेंस को कंसीडर किया था, पर यहाँ पे हम डेल्टा जो निकाल रहे हैं वो आपका ट्रायंगल से डिनोट कर रहे हैं, और वो किसके इक्वल आ रहा है, 10 इनवर्स एक्सएल अपॉन आरएल, मतलब कि क्या, सिर्फ लोड का यहाँ पे पैरामीटर्स को कंसीडर किया जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे आपका डेल्टा हो गया, ये फॉर्मूला हो गया, और यहाँ पे आपका पोटेंशियल ट्रांसफार्मर भी कंप्लीट होता है, इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की हमको जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये पोटेंशियल ट्रांसफार्मर हो गया। अब इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में हमको इंपॉर्टेंट चीज ये डिस्कस करना है कि हाउ टू मिनिमाइज द एरर्स इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। तो रेशियो एरर और फेज एंगल एरर को कैसे मिनिमाइज करेंगे हम इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर में, अब आगे देखते हैं। तो अब हम देखेंगे हाउ टू मिनिमाइज द एरर्स इन करंट ट्रांसफार्मर एंड पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे मैं पहला पॉइंट लिखता हूं, टू रिड्यूस एरर्स इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो पहला पॉइंट आप लिख सकते हो, स्पेशल डिजाइन ऑफ कोर इन करंट ट्रांसफार्मर, ठीक है। तो अगर हम अपने कोर को स्पेशली डिजाइन करें तो हम अपने एरर्स को कम कर सकते हैं। कैसे, देखिए, अगर नॉर्मली अगर आप एल शेप्ड कोर यूज करते हो, मतलब कि कैसा, आपका कुछ इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये ऐसे टाइप का, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कोर यूज कर रहे हो तो ये एल शेप्ड का रहता है, इनको हम क्या करते हैं, जॉइंट कर देते हैं। तो जॉइंट करने से क्या होता है कि यहां पे इनके जॉइंट्स पे एयर गैप होता है, राइट। तो अगर आप इस टाइप का कोर यूज कर रहे हो जो कि एल शेप्ड के फॉर्म में है, तो हम क्या करते हैं, इनको जॉइंट करने के टाइम पे यहां पे एयर गैप छूट जाता है। अब एयर गैप अगर है, एयर गैप के होने से देखो, जॉइंट्स यहां पे जितना जॉइंट्स होगा, जितना ज्यादा जॉइंट्स होगा उतना ज्यादा एयर गैप होगा, ठीक है, उतना ज्यादा एयर गैप होगा। जितना ज्यादा जॉइंट्स होगा उतना ज्यादा एयर गैप होगा, जितना एयर गैप बढ़ेगा उतना रिलक्टेंस बढ़ेगा, ठीक है, उतना रिलक्टेंस बढ़ेगा। अगर रिलक्टेंस बढ़ेगा तो हमारा क्या होगा, मैग्नेटाइजिंग करंट जो प्रोवाइड करना है फ्लक्स को सेटअप करने के लिए उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो रिलक्टेंस के बढ़ने के कारण हमको मैग्नेटाइजिंग करंट फ्लक्स को सेटअप करने के लिए बढ़ाना पड़ेगा, राइट। तो यहां पे मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ेगा। अब अगर मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ गया तो क्या होगा भाई, देखो आपको पता है थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, आई एम अपॉन एन आई एस इंटू 180/π। ये हमने डेरिवेशन किया था सीटी में, ठीक है। तो अगर यहां पे आपका आई एम बढ़ रहा है, मैग्नेटाइजिंग करंट बढ़ रहा है, तो थीटा मतलब कि क्या, फेज एंगल एरर बढ़ जाएगा। तो हमको किसी तरीके से मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करना पड़ेगा। अब मैग्नेटाइजिंग करंट को अगर आपको कम करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको रिलक्टेंस कम करना पड़ेगा, है ना, रिलक्टेंस को कम करना पड़ेगा। रिलक्टेंस को कम करने के लिए क्या करोगे आप, एयर गैप को कम करोगे, ठीक है। तो एयर गैप को कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, नंबर ऑफ जॉइंट्स जो हैं कोर में उसको कम करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ जॉइंट्स कैसे कम होंगे, कोर को चेंज कर दो। कैसे चेंज करोगे आप, कि आप अगर टोरॉइडल कोर लिए या तो आप सर्कुलर स्ट्रिप वाला कोर लिए, ठीक है, ये टोरॉइडल कोर ले लिए, तो टोरॉइडल कोर होने से क्या होता है कि आपका जॉइंट्स ना एक ही रहता है या तो ना के बराबर रहता है। तो उससे आपके नंबर ऑफ जॉइंट्स कम हो जाते हैं, उससे एयर गैप कम हो जाता है, एयर गैप से रिलक्टेंस कम हो जाता है, रिलक्टेंस से आपको मैग्नेटाइजिंग करंट कम होता है, और मैग्नेटाइजिंग करंट कम होने से आपका फेज एंगल एरर कम हो जाता है। तो आपको याद होगा करंट ट्रांसफार्मर में मैंने डायग्राम जब बनाया था तो मैंने टोरॉइडल कोर लिया था। तो उसका इसलिए लिया था मैंने टोरॉइडल कोर क्योंकि टोरॉइडल कोर में आपके नंबर ऑफ जॉइंट्स जो होते हैं वो कम होते हैं। तो जॉइंट्स कम होने से एयर गैप कम हो गया, रिलक्टेंस कम हो गया, मैग्नेटाइजिंग करंट कम हुआ, इसलिए फेज एंगल एरर भी कम हो गया, राइट। अब इसको हम क्या करते हैं, टोरॉइडल कोर के साथ साथ हम ना शीट्स प्रोवाइड करते हैं। मतलब कि क्या, मल्टीपल शीट्स ले लो,
सर्कुलर, तो उससे और एकदम पास पास रख दो, तो इस टाइप का, तो उससे भी ना आपका एरर कम हो जाता है। तो ये एक तरीका था हमारा एरर कम करने का इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर में, खास करके करंट ट्रांसफॉर्मर में, जिसमें हमने क्या किया, कोड को चेंज कर दिया। तो आपको किस्सा समझ में आ गया कि क्यों हमारा एरर बढ़ रहा था। यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग करंट के बढ़ने के कारण फेज एंगल एरर बढ़ रहा था, तो हमने मैग्नेटाइजिंग करंट को कम कर दिया। कैसे? हमने जॉइंट्स को कम कर दिया कोर के, ठीक है, ताकि रिलक्टेंस कम हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो, और एक और तरीका है आपका एरर को कम करने का, अगर हम प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट के बीच का डिस्टेंस को रिड्यूस कर दें, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट के रेजिस्टेंस को अगर आप डिस्टेंस को अगर आप कम कर लोगे, डिस्टेंस इसको यहां पे लिखता हूं, रिड्यूस प्राइमरी एंड सेकेंडरी सर्किट डिस्टेंस, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट के डिस्टेंस को कम करने से क्या होगा, फिर से वही चीज होगा कि आपके सर्किट के कारण आपका फ्लक्स अच्छे से लिंक करेगा। अगर डिस्टेंस कम होगा तो रिलक्टेंस कम होगा, एयर गैप कम होगा, फिर से मैग्नेटाइजिंग करंट कम हो जाएगा और आपका फेज एंगल एरर अच्छा, मतलब फेज एंगल एरर भी कम हो जाएगा, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी सर्किट को हम क्या करते हैं, पास पास रखते हैं, वाइंडिंग्स को पास पास रखते हैं, ताकि फ्लक्स अच्छे से लिंक हो और एयर गैप ना हो, रिलक्टेंस ना हो, रिलक्टेंस कम से कम हो, और मैग्नेटाइजिंग करंट कम से कम होने से फेज एंगल एरर आपका कम हो जाएगा, ठीक है। तो जितना रिलक्टेंस कम होगा उतना ही कम यूज पड़ेगा मैग्नेटाइजिंग करंट का रिक्वायर्ड फ्लक्स सेटअप करने के लिए, है कि नहीं। तो इसलिए हम क्या करते हैं, डिस्टेंस भी कम रखते हैं प्राइमरी वाइंडिंग्स और सेकेंडरी वाइंडिंग्स का, राइट। थर्ड पॉइंट आप लिख सकते हो यहां पे, और किस तरीके से हम कम करेंगे इसको करेंगे रिड्यूसिंग प्राइमरी टर्न्स इन सीटी, ठीक है। तो आपको अच्छे से पता है कि करंट ट्रांसफॉर्मर में हमारा प्राइमरी टर्न्स कितना होता है, जनरली 1 होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं हम, बार प्राइमरी भी बोलते हैं, है ना, बार प्राइमरी भी बोलते हैं। और अगर हमको ये पहचानना है कि क्यों हम प्राइमरी का वाइंडिंग्स का टर्न्स जो है वो कम क्यों रखते हैं, वो इसलिए रखते हैं ताकि हमारा एरर कम हो जाए। कैसे एरर कम होगा, देखो आपको अच्छे से पता है कि थीटा जो है ये किसके इक्वल है, ये देखो यहां पे लिखा हुआ है, थीटा किसके इक्वल आया, Im अपॉन NIS के इक्वल आया, इंटू 180/पाई के इक्वल आया। अब आपको ये भी पता है कि हमने डिराइव किया था प्राइमरी का ये फॉर्मूला था वो किसके इक्वल आया था, अप्रोक्सीमेट वैल्यू आया था NIS प्लस Im स्क्वायर के, है ना, मैग्नेटाइजिंग करंट और सेकेंडरी करंट के स्क्वायर के इक्वल आया था, ठीक है। तो ये अंडर रूट स्क्वायर रूट के अंदर इक्वल आया था, तो ये वैल्यू आया था हमारा अप्रोक्सीमेट वैल्यू प्राइमरी करंट का। अब देखो मैंने ये बोला, ये तरीका और ये फर्स्ट और सेकंड कंडीशन किसने था, मैग्नेटाइजिंग करंट को कम करने का। अब मान लो कि आपका मैग्नेटाइजिंग करंट कम हो गया, ठीक है, तो जो एरर आ रहा था मैग्नेटाइजिंग करंट के कारण वो कम हो गया। अब जो भी एरर आ रहा है वो प्राइमरी करंट के कारण आ रहा है, तो कैसे उसको रिड्यूस करेंगे, इसको हम क्या कर सकते हैं कि अगर NIS इज ग्रेटर देन Im लिख दूं यहां पे मैं, तो क्या हो जाएगा, प्राइमरी करंट इज नियरली इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, NIS के इक्वल हो जाएगा, है ना। तो प्राइमरी करंट इज नियरली इक्वल टू, ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, NIS के इक्वल हो गया। तो अगर मैं यहां पे फॉर्मूला पे इस फॉर्मूला में IP को लिख दूं तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। देखो इसको आप मेन फॉर्मूला से रिप्लेस मत करना ना, क्योंकि ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूं, इसको आप न्यूमेरिकल्स में यूज नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल्स में आपका एक्चुअल फॉर्मूला क्या होगा, Im अपॉन NIS इंटू 180/पाई, वो भी कब, जब आपका प्योरली रेसिस्टिव सर्किट होगा। ये तो हम लोग का फॉर्मूला क्या था, I0 cos अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन NIS था, ठीक है। तो थीटा की एक्चुअल वैल्यू कितनी आई थी हमारी, I0 cos अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन NIS, ये आया था रेडियंस में, डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180/पाई हमने मल्टीप्लाई किया था, ठीक है। पर मैं आपको समझाने के लिए ये बोल रहा हूं कि आपका अप्रोक्सीमेटली अगर प्राइमरी करंट NIS के इक्वल है तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, Im अपॉन IP, ठीक है, इंटू 180/पाई। अब बताओ मैग्नेटाइजिंग करंट अगर आपका कांस्टेंट है, तो अगर मैं यहां पे आपके प्राइमरी करंट को बढ़ा दूं तो आपका फेज एंगल एरर कम हो जाएगा कि नहीं,
बिल्कुल राइट। तो फेज एंगल एरर को कम करने के लिए हमें प्राइमरी करंट को बढ़ाना पड़ेगा। प्राइमरी करंट को बढ़ाओगे कैसे? प्राइमरी करंट को बढ़ाने के लिए आपको पता है कि आपका ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो जो होता है वो किसके इक्वल होता है? आपका यहां पे लिख सकते हो, सॉरी ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो बोलता हूं मैं, ये जो रेशियो होता है आपका N1 अपॉन N2 इज इक्वल टू I2 अपॉन I1। ठीक है, हर ट्रांसफॉर्मर का ये रेशियो होता है। तो इसमें अगर आप IP जो आपका प्राइमरी करंट है इसको बढ़ा रहे हो तो आपका क्या हो जाएगा? ये चीज कम हो जाएगा, है ना। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि अगर आपको प्राइमरी को बढ़ाना है तो आप क्या करो? प्राइमरी टर्न्स को कम कर दो। प्राइमरी टर्न्स को कम करोगे, प्राइमरी करंट बढ़ जाएगा। प्राइमरी करंट बढ़ने से आपका फेज एंगल एरर कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये थर्ड मेथड था आपका रिड्यूसिंग प्राइमरी टर्न्स इन करंट ट्रांसफॉर्मर। 3 मेथड हम अभी तक देखा है। ये पहला तरीका था स्पेशल डिजाइन ऑफ कोर इन सिटी, जिसमें हमने क्या किया? जॉइंट्स को कम करके मैग्नेटाइजिंग करंट को कम किया और उससे फेज एंगल एरर कम हो गया। फिर सेकंड में हमने प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग का डिस्टेंस को कम कर दिया, पास पास रखने से फिर से मैग्नेटाइजिंग करंट कम यूज हो रहा था, तो उससे कारण भी फेज एंगल एरर कम हो गया। थर्ड में हमने देखा कि अगर हम प्राइमरी टर्न्स को थोड़ा सा कम कर दें तो उससे क्या होगा? हमारा फिर से फेज एंगल एरर कम हो जाएगा। क्यों कम होगा? क्योंकि हमको पता है कि Im अपॉन IP अप्रोक्सीमेटली IP के इक्वल है, तो इसको बढ़ाऊंगा तो ये कम हो जाएगा। तो आपको पता है कि अगर I1 बढ़ रहा है तो आपको टर्न्स को कम करना पड़ेगा, तभी आपका ये रेशियो और ये रेशियो आपका सेम हो पाएगा, है ना। N1 बाय N2 इज इक्वल टू I2 बाय N1, I2 बाय I1 को सेम रखने के लिए अगर ये चीज बढ़ रहा है तो आपको इसको कम करना पड़ेगा, है ना। तो वही चीज हम कर रहे हैं, नंबर ऑफ टर्न्स को कम कर देते हैं प्राइमरी में, इसलिए। ठीक है, तो ये थर्ड मेथड था। अगर आपको फोर्थ मेथड के बारे में जानना है रिड्यूसिंग द एरर में, तो फोर्थ में आप लिख सकते हो सेकेंडरी टर्न्स को कंपनसेट करके। ठीक है, तो सेकेंडरी टर्न्स को कंपनसेट कैसे करेंगे भाई? देखो, ठीक है, सेकेंडरी टर्न्स को कंपनसेट करके हम और एरर को कम कर सकते हैं, पर इससे आपका सिर्फ रेशियो एरर कम होगा, ना कि आपका रेशियो एरर बस कम होगा, ना कि आपका फेज एंगल एरर। ठीक है, फोर्थ आपका लिख सकते हो बाय कंपनसेटिंग सेकेंडरी टर्न्स। ठीक है, तो आपको पता है कि रेशियो एरर किसके इक्वल होता है भाई? रेशियो एरर सिग्मा के इक्वल होता है। तो सिग्मा परसेंटेज इज इक्वल टू नॉमिनल रेशियो अपॉन नॉमिनल रेशियो माइनस ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो अपॉन ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो इनटू 100%। ठीक है, नॉमिनल रेशियो किसके इक्वल होता है? रेटेड प्राइमरी करंट, रेटेड सेकेंडरी करंट अपॉन रेटेड प्राइमरी करंट। ठीक है, राइट, सॉरी प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी था क्या? प्राइमरी अपॉन सेकेंडरी था, और ये रेटेड वैल्यू थी। ठीक है, रेटेड वैल्यू। अब हमारा ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो किसके इक्वल आया था? ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो हमारा इक्वल टू आया था n टर्न्स रेशियो अपॉन I नॉट साइन अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन IS। इसके इक्वल आया था कि नहीं? राइट। अब देखो यहां पे हमको क्या करना है? कंपनसेट करना है सेकेंडरी टर्न्स को। कैसे कंपनसेट करेंगे? मान लो आपका नॉमिनल रेशियो सपोज करो 100 आया। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूं कि लेट kn इज इक्वल टू 100। ठीक है, kn की वैल्यू क्या है? 100 है। kn किसके इक्वल है? IP रेटेड अपॉन IS रेटेड। अब ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल टू होगा आपका, अगर आप रेशियो देखोगे ट्रांसफॉर्मर रेशियो जो आप पता है आपको, तो IP मतलब क्या? N2 अपॉन N1 के इक्वल हो रही है, और N2 बाय N1 किसके इक्वल है? N2 बाय N1 है इक्वल टू N, है ना। तो आपको पता है Kn इज इक्वल टू IP अपॉन IS, प्राइमरी करंट अपॉन सेकेंडरी करंट, जो कि इक्वल है सेकेंडरी टर्न्स अपॉन प्राइमरी टर्न्स इज इक्वल टू टर्न्स रेशियो, है ना। तो ये अगर ऐसा है तो क्या होगा कि इस वैल्यू n की वैल्यू कितनी हो गई? 100 हो गई। ठीक है, क्योंकि टर्न्स रेशियो आपका सेम होता है किसके? इस रेशियो के, करंट के रेशियो से। ये आप सिंपल ट्रांसफॉर्मर में देख चुके हो। तो अगर ये 100 हुआ और मान लो इतना वैल्यू का, ये जो वैल्यू है इसकी वैल्यू आ गई 2, इसकी वैल्यू आ गई 2। ठीक है, तो आपका R की वैल्यू कितना हुआ? 100 प्लस 2 कितना? 102। तो एरर आपको कितना आएगा? एरर अगर आप बात करो रेशियो एरर,
किसके इक्वल आया, के एन माइनस आर अपॉन आर इंटू 100, मतलब कि क्या 100 माइनस 102 अपॉन 102 इंटू 100। ठीक है, तो कुछ ना कुछ आपका रेशियो एरर आ रहा है, तो रेशियो एरर जीरो नहीं हो रहा है, कुछ ना कुछ रेशियो एरर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि अगर यहां पे kn अगर आपका 100 है, kn अगर आपका 100 है और यहां पे मैं n2 अपॉन n1 जो है, जो किसके इक्वल है, ये है आपका टर्न्स रेशियो के, यहां पे अगर मैं सेकेंडरी के टर्न्स को कंपनसेट कर दूं, मतलब कि क्या, सेकेंडरी साइड में, ये आपका जो सेकेंडरी साइड है जिसमें लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, वहां पे टैपिंग प्रोवाइड कर दूं, टैपिंग प्रोवाइड कर दूं, ठीक है, टैपिंग प्रोवाइड कर दूं, और ये आपका प्राइमरी टर्न तो चलो सिंगल प्राइमरी टर्न होता है ना, जनरली इसको ऐसे ही करता हूं, ठीक है, ये आपका प्राइमरी हो गया, तो 1:n का रेशियो हो गया। तो यहां पे अगर मैं सेकेंडरी साइड में टैपिंग प्रोवाइड कर दूं और आपके टैपिंग से मैं कुछ ना कुछ टर्म्स को कम कर दूं सेकेंडरी के, तो सेकेंडरी के टर्म्स को अगर मैं कम करता हूं, तो सपोज करो इसको अगर मैं 98 रख दूं 100 की जगह, अगर n की वैल्यू सेकेंडरी को कंपनसेट करने के कारण, ठीक है, आफ्टर कंपनसेटिंग सेकेंडरी टर्न्स, ठीक है, सेकेंडरी के टर्न्स को कंपनसेट करके टैपिंग प्रोवाइड करके, ठीक है, n2 करके कितना हो गया, 98 हो गया। अब ये 98 कहां से आया, इस वैल्यू से आया, मतलब कि हम क्या कर रहे हैं, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू था, ये आपका ओरिजिनल वैल्यू था, ठीक है, पर टैपिंग प्रोवाइड करके हम क्या कर रहे हैं, सेकेंडरी टर्म्स को कंपनसेशन कर रहे हैं, और नया जो आपका n है, नया जो n है वो किसके इक्वल है, n माइनस आई नॉट साइन अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन आई एस। ये आपका क्या है, n न्यू है, ये पूरा का पूरा क्या है आपका n न्यू लिख सकते हो आप, नया टर्न्स रेशियो, ठीक है, ये आपका n न्यू है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, जैसे ही आप इस पूरे टर्म्स को लिखे, किसके इक्वल आ गया, 98 के इक्वल आ गया, और ये किसके इक्वल था पहले से, ये तो 2 के इक्वल था, तो अगर आप लिखोगे तो r कितना आएगा, अब आपका r आएगा 98 प्लस 2 100, और ये 100 है आपका, kn 100 है, तो रेशियो एरर कितना हो जाएगा, रेशियो एरर आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम इसके रेशियो को देखकर अपने सेकेंडरी के टर्म्स को कंपनसेट करते हैं टैपिंग प्रोवाइड करके, और उसको थोड़ा सा वेरी करते हैं, ताकि होगा क्या कि हमारा नया टर्म्स रेशियो किसके इक्वल आ जाए, n माइनस आई नॉट साइन अल्फा प्लस डेल्टा बाय आई एस। तो ओवरऑल जो r आ रहा है, ओवरऑल जो r आ रहा है वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई नॉट साइन अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन आई एस प्लस आई नॉट साइन अल्फा बाय आई एस, ठीक है। देखो ये तो था ही पहले से, अब ये नया n न्यू हो गया, तो n न्यू टैपिंग करने के कारण ये हो गया, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, r इज इक्वल टू के एन के इक्वल आ जाएगा, तो उससे क्या हो जाएगा, रेशियो एरर हमारा 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से बाय कंपनसेटिंग सेकेंडरी टर्म्स वी कैन रिड्यूस इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स एरर, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का एरर इस तरीके से कम किया जा सकता है अगर आप सेकेंडरी टर्म्स को टैपिंग प्रोवाइड करके कम कर दिए तो, ठीक है। तो प्राइमरी टर्म्स को कम करते हैं, सेकेंडरी टर्म्स को थोड़ा सा कंपनसेट करते हैं इसके वैल्यू के हिसाब से, ठीक है। लास्ट पॉइंट होगा हमारा एरर को रिड्यूस करने का बाय विल्सन कंपनसेशन मेथड, 5th पॉइंट होने वाला है बाय विल्सन कंपनसेशन मेथड। अब इसमें होता यह है कि, अच्छा इस पॉइंट में 4th पॉइंट में एक चीज लिख लो आप कि बाय कंपनसेटिंग, 4th में ही आप एक पॉइंट लिख लो पहले, by compensating secondary terms only ratio error gets affected and phase angle error remain unaffected। ठीक है, तो फेज एंगल एरर पे कोई फर्क नहीं आएगा अगर आप सेकेंडरी को कंपनसेट कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ आपका रेशियो एरर पे फर्क आएगा, राइट। तो ये 4th पॉइंट हो गया। अब लास्ट पॉइंट्स पे चलते हैं अपने, जो है विल्सन कंपनसेशन मेथड। तो विल्सन कंपनसेशन मेथड में हम क्या करते हैं कि हम ना
एक सेकेंडरी साइड में, सेकेंडरी साइड के कोर में, ठीक है, तो कोर में हम एक शॉर्ट सर्किट प्रोवाइड करते हैं, मतलब कि एक शॉर्ट सर्किट वायर प्रोवाइड करते हैं। तो हम क्या करते हैं विल्सन कंपनसेशन में कि विल्सन कंपनसेशन मेथड विल्सन कंपनसेशन मेथड में कि आपके सेकेंडरी साइड में एन एक्स्ट्रा सेकेंडरी वाइंडिंग इज प्रोवाइडेड, ठीक है। तो एक एक्स्ट्रा सेकेंडरी वाइंडिंग प्रोवाइड की जाती है आपके कोर में होल करके, ठीक है। तो जो आपका कोर है ना, ट्रांसफॉर्मर कोर है, उसमें थोड़ा सा होल करके एक हम एक्स्ट्रा सेकेंडरी वाइंडिंग प्रोवाइड करते हैं इन केस ऑफ विल्सन कंपनसेशन मेथड में। तो इससे होगा क्या कि एक्स्ट्रा सेकेंडरी वाइंडिंग के कारण, इस एक्स्ट्रा सेकेंडरी वाइंडिंग के कारण होता यह है कि आपका जो फ्लक्स है, वो ओवरऑल फ्लक्स है, वो बढ़ जाता है। अब अगर फ्लक्स बढ़ गया तो उससे होता यह है कि आपका जो डेल्टा है, डेल्टा क्या है भाई, सेकेंडरी साइड का एंगल, सेकेंडरी साइड का एंगल डेल्टा आपको पता है ना, डेल्टा इज इक्वल टू tan इनवर्स हमने निकाला था, tan इनवर्स XL बाय XS प्लस RS प्लस RL, ये था ना, हाँ, सेकेंडरी साइड का, राइट। तो ये डेल्टा था। अब अगर आप फ्लक्स को बढ़ाए तो डेल्टा बढ़ गया। डेल्टा क्यों बढ़ा? क्योंकि आपका फ्लक्स बढ़ने से सेकेंडरी साइड का रिएक्टेंस या इंपिडेंस जो है वो और भी ज्यादा लैगिंग हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने विल्सन कंपनसेशन मेथड में एक एक्स्ट्रा वाइंडिंग लिया सेकेंडरी साइड में, जिसको हमने होल करके ट्रांसफॉर्मर कोर में डाल दिया, ठीक है, होल करके ट्रांसफॉर्मर कोर में डाल दिया। अब उसके कारण क्या होगा कि आपका फ्लक्स ज्यादा हो जाएगा। फ्लक्स के ज्यादा होने से आपका जो बर्डन एंगल था वो बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि ये आपका और भी ज्यादा लैगिंग होने लग जाएगा एंगल, ठीक है। तो डेल्टा बढ़ गया। तो इससे क्या होता है, आपको पता है कि आपका फॉर्मूला में क्या था, थीटा इज इक्वल टू आई नॉट कॉस, कॉस अल्फा प्लस डेल्टा अपॉन NIS, ये था फेज एंगल एरर। तो अब यहां पे अगर आपका डेल्टा बढ़ गया है तो आपका कॉस क्या हो जाएगा, कॉस ओवरऑल कम हो जाएगा, ठीक है। कॉस कम हो जाएगा, इसका मतलब कि क्या, आपका थीटा कम हो जाएगा, जो कि आपका फेज एंगल एरर था। तो इस तरीके से विल्सन कंपनसेशन मेथड से हम फेज एरर को कम कर सकते हैं। तो ये 5 टाइप के तरीके थे जिससे हमने एरर्स को कम किया इन इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर्स में, राइट। तो आपको फिर से बोल रहा हूं, एक्स्ट्रा वाइंडिंग यूज किया, फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स बढ़ने से आपका जो सेकेंडरी साइड का इंपीडेंस था वो और भी ज्यादा लैगिंग होने लग गया। लैगिंग होने के कारण डेल्टा बढ़ गया। डेल्टा बढ़ने के कारण कॉस अल्फा प्लस डेल्टा कम हो गया। कॉस अल्फा प्लस डेल्टा कम होने से फेज एंगल एरर कम हो गया। और इस तरीके से विल्सन कंपनसेशन मेथड से हमारा फेज एंगल एरर कम हो जाता है, ठीक है। तो यहां पे आपका पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर और करंट ट्रांसफॉर्मर और एरर्स को रिड्यूस करने का तरीके सारे कंप्लीट होते हैं। तो यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, 1-2 न्यूमेरिकल देख लेते हैं इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर का। तो मैं बोर्ड वाइप करता हूँ और कुछ क्वेश्चंस लिखता हूँ जो आपके SSC JEE में पूछे गए थे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर से। तो ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफॉर्मर के ऊपर बेस्ड, जो हमारे SSC JEE में आए हुए हैं। आप देखेंगे कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ है, एकदम ऑब्जेक्टिव थ्योरी ओरिएंटेड, राइट। तो एकदम तुरंत आप इसके आंसर्स को क्लिक कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, द बर्डन ऑफ करंट ट्रांसफॉर्मर इज एक्सप्रेस्ड इन, बहुत ही आसान सी बात है, इसको मैंने आपको पॉइंट में लिखवाया था, इज एक्सप्रेस्ड इन वोल्ट एम्पियर, ठीक है। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेकेंडरी VA रेटिंग भी बोलते हैं, है कि नहीं। जब मैं करंट ट्रांसफॉर्मर पढ़ा रहा था तभी मैंने आपको बोला था कि सेकेंडरी साइड बर्डन के में आप देखेंगे डेफिनेशन में, तो सेकेंडरी VA रेटिंग लिखा हूं, उसका यूनिट भी मेंशन किया हूं कि वोल्ट एम्पियर में होता है। और जो सेकेंडरी साइड का जो बर्डन किसको बोला जाता है, जो आपका लोड कनेक्टेड हुआ है, जो क्या है आपका एमीटर और रिले, जो आपका मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट हो रहा है सेकेंडरी साइड में, वो क्या होता है, बर्डन कहलाता है, राइट। और उसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट एम्पियर्स। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है, पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर्स आर यूज्ड to measure high AC voltage, high DC voltage, both A and B as protective device in high voltage circuit। तो देखिए आपका पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, प्रोटेक्टिव डिवाइस की तरह यूज नहीं होता है, ये आपका मेजरमेंट की तरह यूज हो रहा है। तो जो भी पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर यूज हो रहा है वो आपका मेजर करने के लिए यूज हो रहा है। तो पहले तो ये गलत हो गया, आपका ऑप्शन डी
अब दूसरी बात ये मेजर क्या कर रहा है, हाई एसी वोल्टेज या हाई डीसी वोल्टेज। तो ये इसका आंसर ये है कि आपको मैंने बोला कि करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर ये दोनों पावर सिस्टम्स के जो ट्रांसमिशन लाइन होते हैं, सब स्टेशन, ये सब जगह यूज किए जाते हैं। आपके फीडर के पास यूज किए जाते हैं, बस बार के पास यूज किए जाते हैं, और वहां पे आपका करंट क्या फ्लो होता रहता है, वहां पे आपका करंट और वोल्टेज आपका एसी रहता है। तो ये जो वोल्टेज ट्रांसफार्मर और करंट ट्रांसफार्मर है, ये आपका एसी वोल्टेजेस को मेजर करता है या एसी करंट को मेजर करता है, ठीक है। तो पोटेंशियल ट्रांसफार्मर आर यूज्ड टू मेजर वेरी हाई एसी वोल्टेज एंड करंट ट्रांसफार्मर आर यूज्ड टू मेजर वेरी हाई एसी करंट, राइट। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज द सेकेंडरी वाइंडिंग ऑलवेज केप्ट क्लोज। कौन से ट्रांसफार्मर में हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग को क्लोज किया जाता है, तो ये आप सिंपल से बता सकते हैं कि ये आंसर इसका होगा करंट ट्रांसफार्मर। क्यों करंट ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को क्लोज किया जाता है हमेशा, क्योंकि जब भी हम करंट ट्रांसफार्मर को एक्साइट करते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो प्राइमरी करंट है वो बहुत ही ज्यादा होता है, क्योंकि वो आपका लोड से सीरीज में कनेक्टेड होता है। तो प्राइमरी करंट ज्यादा होने के कारण आपका जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है प्राइमरी साइड में वो ज्यादा होता है। और अगर आपका सेकेंडरी सर्किट ओपन सर्किटेड है तो सेकेंडरी करंट जीरो होगा, उसके कारण आपका कोई भी ऑपोजिशन फ्लक्स नहीं होगा, सेकेंडरी फ्लक्स नहीं होगा जो आपके प्राइमरी फ्लक्स को अपोज कर पाएगा, और इसी कारण आपका सेकेंडरी साइड में जो वोल्टेज डेवलप होगा वो डेंजरसली हाई होगा। तो जो भी इंसान वहां पे काम कर रहा होगा उसके लिए वो काफी डेंजरस होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं, करंट ट्रांसफार्मर को हमेशा क्लोज सर्किट या ओपन सर्किटेड नहीं रखते हैं, ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज है वो आपका सेकेंडरी साइड ना आए, राइट। तो ये 3 क्वेश्चन थे, एकदम इजी, ये चीजें आपको आराम से आपको सॉल्व कर लिए होंगे। और जो भी आपका, अगर आप इंजीनियरिंग सर्विसेज के भी क्वेश्चन देखोगे तो आप देखोगे तो उसमें छोटे मोटे थोड़े से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आए होंगे। जो फॉर्मूला यूज हो रहा है वो मैंने आपको लेक्चर्स में लिखवा दिया है, तो उनको भी आप आराम से टैकल कर लोगे। तो यहाँ पे आपका इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर पूरे तरीके से कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलेंगे अपने मेजरमेंट के सबसे लास्ट चैप्टर में, जो कि होगा ट्रांसड्यूसर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. And if you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. SSC JEE के लिए बेस्ट बुक्स और टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और अगर आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट में दे दिया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी या।